Good morning, everyone. Now let's continue with atomic structure. Sorry, guys, I have to close this. Just a minute. Okay. Before starting our lecture, let me announce one thing. Next lecture जब होगा, at that time we'll have a test, ठीक है, a 5 to 10 questions test, ठीक है, and नॉर्मल ऑनलाइन टेस्ट होगी जिसमें तुम लोगों को सबको प्रेजेंट रहना है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर टाइम पे आना 10 o'clock को ही। ओके, तो चलो लेट्स कंटिन्यू विद एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या देखा था उसकी एक बार रिवीजन हो जाए। जल्दी जल्दी आंसर करना अभी, ठीक है। और तुम लोगों को आंसर टाइप करने की ऐसे कुछ कंपल्शन नहीं है, जरूरत नहीं है। तुम लोग मनी मन आंसर दे सकते हो, मैं सुन लूंगा। तो देखो, एक हम लोगों ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में एक बड़ी सी लंबी सी ट्यूब ली थी, ठीक है। एंड इस ट्यूब में दो इलेक्ट्रोड्स अटैच कर दिए थे, ठीक है। एक बड़ी सी ट्यूब ली थी हम लोगों ने, एंड इस ट्यूब में दो इलेक्ट्रोड्स अटैच कर दिए थे। अब ये दो जो इलेक्ट्रोड्स थे, इन्हें हम लोगों ने बैटरी से कंबाइन कर लिया था, ठीक है। these two electrodes were combined to a battery, were attached to a battery, ठीक है। तो बैटरी से हम लोगों ने इसको अटैच कर दिया था। ओके, अब मुझे बताओ, बैटरी का एक टर्मिनल छोटा वाला और एक टर्मिनल रहता है बड़ा वाला, ठीक है। स्मॉलर वन इज कॉल्ड एज नेगेटिव टर्मिनल, जो हम लोग छोटे लाइन से, छोटे डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज नेगेटिव टर्मिनल। एंड बिगर वन इज पॉजिटिव टर्मिनल। जब नेगेटिव टर्मिनल हम लोगों ने इलेक्ट्रोड को अटैच किया तो उसको क्या नाम दिया, और पॉजिटिव वाले को हम लोगों ने क्या नाम दिया? नेगेटिव वन इज, वेरी नाइस। तो नेगेटिव वन इज कैथोड एंड पॉजिटिव वन इज कैथोड एंड पॉजिटिव वन इज, परफेक्ट, करेक्ट, पॉजिटिव रहता है एनोड। वेरी नाइस गाइस। सर मोबाइल में नजदीक ले लेता हूँ। ओके, तो ये हम लोगों ने लास्ट टाइम देख लिया था, ठीक है। एक कैथोड और एक एनोड है। अब कैथोड और एनोड को कनेक्ट करने के बाद ऊपर की तरफ हम लोगों ने अटैच कर दी थी एक वैक्यूम ट्यूब। एक हम लोगों ने ऊपर की तरफ अटैच कर दी थी वैक्यूम ट्यूब, ये भी याद होगा तुम लोगों को। वैक्यूम ट्यूब का काम क्या था? व्हाट वाज द वर्किंग ऑफ वैक्यूम ट्यूब? ओके, गैस के मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी कम करना। वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। गैस के मॉलिक्यूल्स कम करना अंदर से। अब गैस के मॉलिक्यूल्स कम करने की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लो इजीली हो जाएगा, ऐसे हम लोगों को लगा था, बट ऐसा नहीं हुआ था। यहाँ पे हम लोगों ने अटैच कर दी थी वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप यहाँ पे हम लोगों ने अटैच किया था, एंड वैक्यूम पंप मॉलिक्यूल्स को कम करता है, एंड उसकी वजह से अंदर का प्रेशर हो गया था 10⁻⁴ वोल्ट, सॉरी माइनस 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब फिर भी फिर भी इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रहा था, तो हम लोगों ने वोल्टेज बढ़ा के देखा, 10⁻⁴ वोल्ट करके देखा था। तो 10⁻⁴ वोल्ट के बाद करंट पास होना स्टार्ट हुआ था, बट वी कुड नॉट सी इट। तो करंट दिखने के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया था? करंट दिखने के लिए, मतलब चार्ज पास हो रहा है वो हम लोग देख सके, इसके लिए हम लोगों ने क्या अटैच कर दिया था? वेरी नाइस, जिंक सल्फाइड अटैच किया था। जिंक सल्फाइड इज अ स्किंटिलेटिंग मटेरियल। जिंक सल्फाइड, इट इज अ स्किंटिलेटिंग मटेरियल। दिस इज ZnS, which is a scintillating material। and इतना करने के बाद we can see, मतलब we could see that some rays are coming from cathode। ये बीच में जो रेज में दिखा रहा हूँ वो हम लोगों को दिख रही थी क्या? ये बीच की तरफ जो रेज है वो हम लोगों को दिख रही थी क्या? तो ये हम लोगों को दिख नहीं रही थी, याद रखना। वी कुड नॉट सी कैथोड रेज। कैथोड रेज पीछे जाके जिंक सल्फाइड के ऊपर टच हो रहा था, जिंक सल्फाइड के साथ इंटरेक्ट कर रहा था, एंड इट वाज शोइंग अ ग्लो। इट वाज शोइंग अ ग्लो। कुछ याद आ रहा है जिंक सल्फाइड का काम क्या है? तो चार्ज पास हो रहा है ये प्रूव करके देना।
तो कैथोड से कुछ तो निकल रहा था जो जिंक सल्फाइड को जाके कोलाइड करके स्किंटिलेट कर रहा था। ठीक है गाइस, अगर तुम लोगों को किसी ने पूछा कैथोड रेज आर विजिबल और इनविजिबल, तो दे आर इनविजिबल। कैथोड रेज आर इनविजिबल रेज विच स्किंटिलेट्स जिंक सल्फाइड। याद रहेगा ये, कैथोड रेज आर इनविजिबल रेज विच स्किंटिलेट्स जिंक सल्फाइड। ठीक है, तो ये था एक्सप्लेनेशन। अब अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि यहाँ पे कैथोड रेज प्रोड्यूस कैसे हो रही है, यहाँ पे कैथोड रेज प्रोड्यूस कैसे हो रही है, तो कैसे होगी बताओ। बैटरी नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रही है। अच्छे से सुनना ये, जस्ट टेल मी इट इज करेक्ट और नॉट। श्रद्धा यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, गौरव यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, बट मेरा एक बार एक्सप्लेनेशन देखो। तो हमारी बैटरी नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रही है, ठीक है, एंड वो नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन रिलीज होके जा रहे हैं पॉजिटिव की तरफ। फिर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इनको अट्रैक्ट कर रहा है, फिर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इनको अट्रैक्ट कर रहा है। ओम योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, करेक्ट बोल रहे हो। पॉजिटिव उनको एब्जॉर्ब कर रहे हैं एंड वापस वायर में से इन्हें बैटरी की तरफ रिलीज कर रहे हैं। इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है क्या? देखो इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है क्या? इज इट करेक्ट गाइस? इज इट करेक्ट? ओके प्रणव, वेरी नाइस, करेक्ट आंसर दे रहे हो तुम लोग। मयूर करेक्ट बोल रहे हो। ओके, इज दिस एक्सपेरिमेंट करेक्ट? ओम करेक्ट आंसर बोल रहे हो। तो मुझे बताओ दिस एक्सप्लेनेशन इज करेक्ट और रॉन्ग? ओके, तो बहुत लोग इसको करेक्ट बोल रहे हैं, वेरी नाइस गाइस। ओके ओके, तो लेट मी करेक्ट यू गाइस, दिस एक्सप्लेनेशन इज रॉन्ग, दिस एक्सप्लेनेशन इज रॉन्ग। इलेक्ट्रिक करंट ऐसे पास नहीं हो रहा था। इलेक्ट्रिक करंट कैसे पास हो रहा था गाइस? इलेक्ट्रिक करंट कैसे पास हो रहा था, मतलब कैथोड रेस कैसे जनरेट हो रही थी? हाँ, हाइड्रोजन एटम के वजह से जनरेट हो रही थी। हुआ क्या था, हम लोगों को ये एक्सप्लेनेशन जे थॉमसन ने दिया था, हम लोगों ने डिस्कस किया भी है। हुआ क्या था, एक था कैथोड, दूसरा था एनोड। इन दोनों के बीच में हम लोगों ने अटैच कर दिया एक हाइड्रोजन एटम। ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये हम लोगों का बीच की तरफ आ गया हाइड्रोजन का एटम। एक छोटा सा हाइड्रोजन का एटम जो पहले बहुत खुश था, ठीक है। एक उसके पास पॉजिटिव चार्ज था, एक उसके पास नेगेटिव चार्ज था। बहुत सुखी थे ये दोनों, ठीक है। दोनों के बीच में मस्त वाला अट्रैक्शन भी था, तो दोनों पहले से बहुत खुशी थे, ठीक है। इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, तो सुखी लाइफ थी इनकी, ठीक है। काइंड ऑफ शादीशुदा है, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। दोनों एक दूसरे के साथ ही रहने वाले हैं लाइफ टाइम के लिए। बट फिर पिक्चर में हम लोगों ने एक नया हीरो लाया, बाहर से एक पॉजिटिव चार्ज लाया जिसका नाम है एनोड, ठीक है। प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा है, बट हम लोगों ने बाहर से एक नया पॉजिटिव चार्ज लाया, एनोड। अब ये एनोड क्या करेगा, ये एनोड इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। अब ऊपर से हम लोग इसको ज्यादा पावर देने स्टार्ट हो गए, हम लोग एनोड को बहुत ज्यादा पावर देना स्टार्ट हो गए। और कितनी पावर दी हम लोगों ने, 10⁴ वोल्ट्स की पावर दी। 10⁴ वोल्ट्स की पावर देते देते हम लोग धीरे धीरे क्या करने लगे, इसकी पावर बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, इसकी पावर बढ़ते गई बढ़ते गई बढ़ते गई। इसकी पावर जैसे जैसे बढ़ते गई, ये क्या करना स्टार्ट हो गया, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट हो गया। अब हमारे प्रोटॉन ने हार मानी क्या? नहीं, ही ट्राइड टू कीप हिज इलेक्ट्रॉन। वो अपने इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखने की बहुत कोशिश कर रहा था, वो अपने इलेक्ट्रॉन को अपने पास पकड़ के रखने की बहुत कोशिश कर रहा था। बट बेचारे इलेक्ट्रॉन ने उसकी एक ना मानी। वो क्या होते गया, वो प्रोटॉन की तरफ अट्रैक्ट होते गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया है। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, प्रोटॉन की तरफ अट्रैक्ट होते ही जाएगा होते ही जाएगा। अब मुझे बताओ इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज से दूर लेके जाना स्टार्ट हो जाता है, इस प्रोसेस को हम लोगों ने क्या नाम दिया था? पोलराइजेशन। वेरी नाइस गाइस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज
पोलराइजेशन, एंड एक पॉइंट के बाद हमारा इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से प्रोटॉन से बाहर निकल गया, दोनों के बीच में डाइवोर्स हो गया। ठीक है, दोनों के बीच में क्या हो गया, डाइवोर्स हो गया। अब मुझे बताओ, ये जैसे ही बाहर निकला तो ये इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरी नाइस क्षितिज, क्षितिज करेक्ट बोल रहे हो। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे आयनाइजेशन। परफेक्ट। तो फाइनली हो गया एटम का, हाइड्रोजन एटम का आयनाइजेशन, एंड देन दिस इलेक्ट्रॉन मूव टूवर्ड्स एनोड। ये किसके पास मूव होने लग गया? एनोड के पास मूव होने लग गया। एंड दिस इज हाउ कैथोड रेज वर इन्वेंटेड, या फिर दिस इज हाउ कैथोड रेज आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ऊपर जो मैंने बताया था वो झुरझुर था, एक्चुअली कैथोड रेज इस मेथड की वजह से जनरेट होती है। ओके, अब मुझे बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आयनाइजेशन एंड पोलराइजेशन। ये हम लोग इसमें देखेंगे। ये करेक्ट बोल रहे हो। ये हम लोग पीरियोडिक टेबल में देखेंगे, पोलराइजेशन क्या होता है, आयनाइजेशन क्या होता है, बाकी सारी चीजें। ठीक है, तो तभी वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए लेट इट बी। अब नहीं वो मयूर, ऐसा नहीं होता, ये बार बार कंटिन्यू होते ही रहता है। हम लोगों के पास बहुत सारे ऐसे एटम्स है, बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है, तो वैसा नहीं होगा कि चेन बीच में रुक जाएगी। ये इट विल कीप ऑन हैपनिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा आयनाइजेशन के बारे में, तो जरा आयनाइजेशन क्या है वो याद दिला देता हूँ तुम लोगों को। आयनाइजेशन क्या है वो तुम लोगों को याद दिला देता हूँ। हाँ, पहली बात, एक छोटा सा डाउट मेरा, मुझे बताओ नेगेटिव चार्ज अगर पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, अच्छे से सुनना, हाइड्रोजन एटम के पास एक प्रोटॉन था एंड एक इलेक्ट्रॉन था। बेचारे हाइड्रोजन के एटम में से मैंने इलेक्ट्रॉन तो निकाल दिया। अब हाइड्रोजन में से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उसके पास क्या बचा? उसके पास पहले से एक प्रोटॉन था एंड एक इलेक्ट्रॉन था, उसमें से हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो उसके पास क्या बचा? प्रोटॉन बचा। वेरी नाइस, उसके पास क्या बचा? सिर्फ प्रोटॉन बचा। एंड जब सिर्फ प्रोटॉन बचता है मतलब क्या हुआ? तो H प्लस बच गया। परफेक्ट, कुछ लोग H प्लस बोल रहे हो, कुछ लोग प्रोटॉन बोल रहे हो, तो ऑल आर करेक्ट। अब मुझे बताओ हमारा प्रोटॉन या फिर H प्लस कहाँ पे मूव होगा? प्रोटॉन या फिर H प्लस कहाँ पे शिफ्ट होगा, कहाँ पे मूव होना चाहिए? इट विल गो टुवर्ड्स कैथोड। वेरी नाइस, इट विल गो टुवर्ड्स कैथोड। लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग नेगेटिव साइड बोल रहे हैं, तो ऑल आर करेक्ट। ये इस तरफ जाना चाहिए, ये इस तरफ जाना चाहिए। वेरी नाइस। ठीक है, तो अगला जो साइंटिस्ट आया जिनका नाम था गोल्डस्टीन, उन्होंने यही सोचा कि अगर कुछ नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो कुछ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ भी जाना चाहिए। आर यू गाइस गेटिंग इट? इफ something negative is moving towards positive charge, then something positive should move towards negative charge. यही प्रूव करने की कोशिश उन्होंने की, एंड इसी कोशिश में हम लोगों ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। एनी डाउट? चलो, तो अब पहले हम लोग आयनाइजेशन देख लेते हैं। आयनाइजेशन मतलब क्या? तो एक गैस है, एक गैस में से हम लोग निकाल देते हैं एक इलेक्ट्रॉन। एक गैस है, हाइड्रोजन की गैस है समझ लो, इसमें से मैंने एक नेगेटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो मेरे पास बच गया H प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन। इसे हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन। दूसरी मेरे पास कोई एक गैस आ गई, समझ लो सोडियम की गैस है। ठीक है, सोडियम गैस में से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो मेरे पास बच गया Na प्लस और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। समझ लो मेरे पास एक O गैस है, ऑक्सीजन एटम की गैस है, इसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो व्हाट आई विल हैव O प्लस गैस प्लस वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इट विल कीप ऑन हैपनिंग, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन। ठीक है गाइस, एनी डाउट? अब मुझे बताओ आयनाइजेशन के प्रोसेस में ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये ही मेरे कैथोड रेज है क्या? आर दिस माय कैथोड रेज? आर दिस माय कैथोड रेज? ना, करेक्ट कि नहीं? देखो आयनाइजेशन के वक्त जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वही तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ भाग रहे हैं। इट इज माय कैथोड रे, इट इज माय कैथोड रे। अब if I'll ask, do cathode rays change? Do cathode rays change with change in gas? What will be your answer? Do cathode rays change with change in gas? So they do not change with change in gas. Perfect बोल रहे हो, ठीक है? They do not change with change of gas. With change of gas. Okay, guys.
चलो अभी तक किसी को कुछ प्रॉब्लम? अब इसके बाद एक नए साइंटिस्ट आए, गोल्डस्टीन। उन्होंने अपना जो लॉजिक था कि भाई इफ समथिंग नेगेटिव इज मूविंग टुवर्ड्स अ पॉजिटिव चार्ज, देन समथिंग पॉजिटिव शुड मूव टुवर्ड्स अ नेगेटिव चार्ज। ये एक्सप्लेन करने की या फिर ये फाइंड आउट करने की, प्रूव करने की कोशिश की। एंड उसको हम लोगों ने नाम दिया डिस्कवरी ऑफ, मतलब तभी डिस्कवर हुए थे, डिस्कवरी ऑफ एनोड रेस। ठीक है, तो नाउ डिस्कवरी ऑफ एनोड रेस। एंड तुम लोगों को एक स्पॉइलर दे रहा हूं मैं पहले से, एनोड रेस आर नथिंग बट प्रोटॉन, दे आर नथिंग बट प्रोटॉन्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कवर किया था प्रोटॉन। ठीक है, तो चलो डोंट वरी गाइस, स्टेटमेंट देखो क्या था यहाँ पे। जिस किसी को ये स्टेटमेंट लास्ट में मैंने जो बोला था वो नहीं समझ में आया तो देख लो। इफ वी आर आयनाइजिंग समथिंग, देखो आयनाइजेशन जब कभी करते हो तो एक पॉजिटिव चार्ज मिलता है और एक नेगेटिव चार्ज मिलता है। आयनाइजेशन किसी भी चीज का करो, अगर तुम लोग किसी चीज में से नेगेटिव चार्ज रिमूव कर रहे हो तो उस चीज में से पॉजिटिव चार्ज निकलना चाहिए, क्योंकि अगर कोई चीज न्यूट्रल है और उसमें से तुम लोगों ने नेगेटिव निकाल दिया तो वो क्या बन जाएगी, वो पॉजिटिव बन जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब यही कंसेप्ट हम लोगों ने ऊपर देखा है, देखो। If we are removing electron from hydrogen atom, then it is left with a positive charge. If electron is moving towards positive charge, then my positive charge should move towards negative charge. समझ में आ रहा है? जिसने बोला था कि मुझे स्टेटमेंट समझ में नहीं आया, गाइस देखो, if something is moving towards positive charge, something negatively charged is moving towards positive charge, then some positive charge should move towards negative charge. ठीक है, आर यू गेटिंग इट? ओके, तो चलो, तो अब डिस्कवरी ऑफ एनोड रेस देखते हैं जरा, डिस्कवरी ऑफ एनोड रेस। ठीक है, नहीं नहीं पूछ रहा, हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते। इलेक्ट्रॉन के साथ प्रोटॉन भी एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है एटम का। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अब डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस हो गई हम लोगों की देख के। डिस्कवरी ऑफ एनोड रेस की थी गोल्डस्टीन ने। किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। एंड गोल्डस्टीन ने ये डिस्कवरी की थी 1886 में। कब की थी? 1886 में। ठीक है, तो अब आएंगे आएंगे अमन, हम लोग हर एक स्टेटमेंट पे आएंगे, डोंट वरी, हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो, गोल्डस्टीन ने सेम एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया। गोल्डस्टीन ने सेम एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया। बाय द वे गाइस, तुम लोगों को लास्ट टाइम का मैंने एक एग्जांपल लिया था, वो याद है? कि अगर तुम लोग एक साल के लिए किसी एक घर को बंद करके जा रहे हो, तो एक साल के बाद तुम लोग अगर रिटर्न आ गए, तो एक साल के बाद उस घर में तुम लोगों को डस्ट पार्टिकल्स दिखेंगे या नहीं दिखेंगे? हाँ करेक्ट, कुछ लोगों को पहले से याद है। ओके, तो वी विल सी फाइंड सम डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, बट विल वी फाइंड सम एटम्स, विल वी फाइंड सम बर्ड्स? विल वी फाइंड सम बर्ड्स? नो बर्ड्स, बराबर। तो मुझे बताओ, बर्ड्स भी घर में घुसने की कोशिश करेंगे, डस्ट पार्टिकल्स भी घर में घुसने की कोशिश करेंगे। डस्ट पार्टिकल्स अंदर आ पा रहे, बट बर्ड्स अंदर नहीं आ पा रहे, वाई? वाई सो? बिकॉज ऑफ देयर साइज। वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल याद रखना, वो एग्जाम्पल याद रखना। चलो ठीक है, तुम लोगों को पहले से याद है तो वापस याद दिलाने की जरूरत नहीं है मुझे। उसने सेम एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया, गोल्डस्टीन ने सेम एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया। उसे क्या प्रूव करना था? इफ समथिंग इज मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, देन समथिंग शुड मूव टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी कुछ तो मूवमेंट होनी चाहिए। तो ये हम लोगों को मिल क्यों नहीं रही है, वो उसको देखना था। तो उन्होंने सेम सेटअप किया, उन्होंने सेम सेटअप किया। अब इसको जरा हम लोग थ्री डायमेंशन में दिखाएंगे, इसे हम लोग थोड़ा थ्री डायमेंशन में दिखाएंगे। गाइस, उन्होंने जो इलेक्ट्रोड यूज किए थे वो एक्चुअली स्पेरिकल थे, ऐसे स्पेरिकली शेप्ड थे। ठीक है, बट हम लोग देखो, अगर कोई थ्री डायमेंशनल शेप चीज में ऐसे देखूंगा तो मुझे दिख रहा है कि हाँ इट इज स्पेरिकल या फिर इट इज अ पाम लाइक शेप। बट अगर मैं इसको ऐसे साइड से देखूंगा तो आई विल सी अ एज। ठीक है, तो ऊपर हम लोगों ने ऐसे एज बनाई थी स्पीयर की या फिर सर्कल की। एंड अभी हम लोग प्रॉपर इलेक्ट्रोड बना रहे हैं। ठीक है, नाउ दीज टू इलेक्ट्रोड्स वेर कनेक्टेड टू अ बैटरी। ठीक है, एक बैटरी के सोर्स को हम लोगों ने इन्हें कनेक्ट कर दिया, बैटरी के एक सोर्स को हम लोगों ने इन्हें कनेक्ट कर दिया।
प्लस माइनस 2 टर्मिनल्स, छोटा वाला जो रहता है वो नेगेटिव, बड़ा वाला जो है वो पॉजिटिव। ठीक है, दिस इज माई नेगेटिवली चार्ज कैथोड, दिस इज माई पॉजिटिवली चार्ज एनोड। तो दिस वन इज कैथोड एंड दिस वन इज एनोड। ओके, तो देखो इसको अटैच कर दिया था 10⁻⁴ वोल्ट, एंड यहाँ पे हम लोगों ने पंप ऑन कर दिया था। अभी मैं वैक्यूम पंप लिखते नहीं बैठ रहा हूँ, सिर्फ पंप लिख रहा हूँ, जिसका काम था प्रेशर को कम करना, एंड प्रेशर कम करके हम लोगों ने 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर तक लेके गए थे। अब मुझे बताओ इन कंडीशंस पे तुम लोगों को एनोड से कुछ तो बाहर निकल रहा है ये प्रूव करना है। तो एनोड से कुछ तो बाहर निकलना है ये प्रूव करना होगा, तो उन्होंने अटैच कर दिया स्किंटिलेटिंग मटेरियल जिंक सल्फाइड कैथोड के पीछे, कि एनोड से कुछ तो आएगा और उसको स्ट्राइक करेगा और तुम लोगों को ग्लो दिखेगा। अब मुझे बताओ एनोड रेस जब निकल रही है तो कैथोड रेस निकलेंगी या नहीं निकलेंगी? इस एक्सपेरिमेंट में एनोड रेस अगर निकल रही है तो कैथोड रेस निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? निकलनी ही चाहिए, बराबर। तो यहाँ पे उसने दोनों तरफ ZnS अटैच कर दिया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, दोनों तरफ जिंक सल्फाइड अटैच कर दिया। दोनों तरफ जिंक सल्फाइड अटैच करने का एडवांटेज क्या था? कैथोड रेस तो दिखेंगी, उसी के अपोजिट डायरेक्शन से हम लोगों को ट्रेवल करते हुए क्या दिखेंगे? एनोड रेस भी दिखेंगे। ठीक है, तो उनको प्रूव करना था कि अभी दोनों डायरेक्शन में स्किंटिलेशन दिखेगा। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया, बैटरी ऑन कर दी। बैटरी ऑन की तो उन्होंने नोटिस किया कि कैथोड से अभी भी कैथोड रेस आ रही है। भाई आएंगी ही ना, अगर अरेंजमेंट सेम है, अगर अरेंजमेंट हम लोगों की सेम है तो कैथोड रेस क्यों ना आए, वो तो आएंगी। अगर अरेंजमेंट हम लोगों की सेम है तो कैथोड रेस आएंगी ही। ओके, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कैथोड रेस आ रही है, एनोड के आर पार जा रही है। कैथोड रेस आ रही है, एनोड के आर पार जा रही है, एंड एनोड के पीछे की तरफ दे आर शोइंग स्किंटिलेशन। एनोड के पीछे की तरफ दे आर शोइंग स्किंटिलेशन। तो ही वाज लाइक कि अच्छा ये तो हो रहा है, बट एनोड से कुछ निकल रहा है था ऐसा नहीं दिख रहा है, एंड कैथोड के पीछे की तरफ स्किंटिलेशन नहीं दिख रहा है। एनोड के तरफ से कुछ निकल रहा है या फिर कैथोड के पीछे हम लोगों को स्किंटिलेशन दिख रहा है, ऐसे नहीं हो रहा था। मतलब मुझे बताओ एनोड रेस निकल रही है या नहीं निकल रही है? अब यहाँ पे पीछे की तरफ उसे स्किंटिलेशन नहीं दिख रहा था, तो यहाँ पे कुछ निकल रहा है या नहीं निकल रहा है? वेरी नाइस मयूर, एग्जैक्टली करेक्ट आंसर। निकल नहीं रहा है, ओके। प्रणव करेक्ट आंसर बोल रहे हो, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, तो गाइस देखो उन्होंने क्या सोचा। उन्होंने हम लोगों के वो जो पंछी और डस्ट पार्टिकल्स वाला जो ओके यश करेक्ट बोल रहे हो, डस्ट पार्टिकल्स वाला जो एग्जाम्पल था उन्होंने उसके बारे में ही सोचा। अब याद रखना, कैथोड जो हम लोग लेते हैं, कैथोड जो हम लोग लेते हैं और एनोड जो हम लोग लेते हैं वो बहुत थिन रहता है, यूजुअली इट इज वेरी थिन, यूजुअली इट इज वेरी थिन। ठीक है, अब हमेशा उसको हम लोग एकदम पतला सा ही यूज करते हैं। एंड अब हाँ ओम करेक्ट बोल रहे हो। अब इसमें से हम लोग जब इलेक्ट्रॉन पास कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन की साइज बहुत छोटी सी, इलेक्ट्रॉन की साइज बहुत छोटी सी, तो इट कैन इजीली पास थ्रू इट, इट कैन इजीली पास थ्रू इट। और ये एनोड में से इलेक्ट्रॉन एनोड में से इजीली पास हो जाएगा, एंड एनोड के पीछे की तरफ स्किंटिलेशन दिखा सकता है। बट व्हाट ही थॉट कि भाई जो एनोड से निकल रहा है ना पॉजिटिव चार्ज जो है, प्रोटॉन जो है, उसकी साइज बहुत बड़ी हो सकती है। गाइस याद रखो, मैं तुम लोगों को इतना एक्सप्लेन करने के बाद तुम लोगों के दिमाग की बत्ती जल रही है। उन लोगों ने जिस जमाने में उनको प्रोटॉन पता भी नहीं था, जिस जमाने में उनको इलेक्ट्रॉन पता नहीं था, या फिर जिस जमाने में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई नहीं थी, उस टाइम पे इतना सब कुछ सोचा था। तो दिस इज क्वाइट फैसिनेटिंग कि उन्होंने इतना उस टाइम पे सोच लिया था। ठीक है, तो व्हाट ही थॉट कि समथिंग must be coming out from anode, something must be coming out from anode, but since its size is quite big, since its size is quite big, it cannot pass through anode, or it cannot pass through cathode। ये कैथोड पे आके मर रहा है, मर रहा है मतलब खत्म हो रहा है।
ठीक है, कैथोड इसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है बिकॉज इसकी साइज बहुत बड़ी है एंड इट कैनॉट पास थ्रू कैथोड। गाइस इज इट क्लियर? साइज की वजह से क्या हो रहा है ये सबको समझ में आ गया क्या? ओके, तो ये देखो ग्रीन रेस जो है, कंफ्यूज मत होना, ग्रीन रेस की डायरेक्शन कहाँ पे है? तो ग्रीन रेस की डायरेक्शन हमारे एनोड की तरफ है, तो दीज आर कैथोड रेस। एंड रेड रेस जो है, रेड में जो मैंने बनाया है, दे आर एनोड रेज एंड दे आर मूविंग टूवर्ड्स कैथोड। ठीक है, डायरेक्शन अच्छे से लिख के रखना। अब मुझे बताओ, अगर किसी की साइज बहुत बड़ी है, तुम लोगों की, वही हम लोगों का खिड़की विंडो का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। लेट्स अज्यूम सम बर्ड इज कमिंग टूवर्ड्स योर विंडो, ठीक है। एक पंछी, एक ईगल समझ लो, उड़ते उड़ते तुम्हारे विंडो की तरफ आ रहा है। अब उसे तुम लोगों के घर के अंदर एंटर मार रहा है, ठीक है, उसे तुम लोगों के घर के अंदर एंटर मार रहा है। बट ऑब्वियस है, अगर विंडो क्लोज्ड होगी तो वो घर के अंदर एंटर मार पाएगा क्या? सम बर्ड इज कमिंग टूवर्ड्स योर विंडो एंड विंडो इज क्लोज्ड, विल इट बी एबल टू एंटर योर हाउस? इट विल नॉट बी एबल टू एंटर योर हाउस। अब ऐसे टाइम पे हम लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे टाइम पे हम लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे टाइम पे हम लोगों को क्या करना चाहिए? विंडो को ओपन करना चाहिए। वेरी नाइस, विंडो को ओपन करना चाहिए। अब याद रखो, किसी दिन अगर ईगल एक्चुअल में तुम लोग के घर में आने की कोशिश करे तो भाग जाना, विंडो ओपन मत करना, ठीक है। बट जोक्स अपार्ट, जोक्स अपार्ट, हम लोगों को, हाँ, जहां पे भी कैथोड रोज, कैथोड में से जो एनोड रेस पास होने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अपोजिट साइड लेके जाने के लिए कैथोड के अंदर, मतलब कैथोड को ओपन करना पड़ेगा। ओपन करना पड़ेगा मतलब व्हाट वी विल डू, व्हाट वी कैन डू। हाँ, थिनर कैथोड नहीं, छोटा कैथोड कैसे? देखो, कांच अगर तुम लोगों ने, विंडो की कांच अगर छोटी कर दी तो पंछी कांच को तोड़ देगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा। हम लोगों को कैथोड को तोड़ना नहीं है, हम लोगों को क्या करना है, उसमें उसे ओपन करना है। ओपन करने के लिए हम लोग छोटे छोटे होल्स यहाँ पे बना देंगे। व्हाट वी विल डू, वी विल मेक सम स्मॉल होल्स इन इट। ओके, जस्ट मिनट गाइस, एकदम छोटे हो गए। विल मेक सम स्मॉल होल्स इन इट। गाइस समझ में आ रहा है ये? ऐसे छोटे छोटे होल्स इसमें हम लोग बना लेंगे। अब इन होल्स की वजह से क्या होगा? तो हमारी एनोड रेस, करेक्ट बोल रहे हो, एनोड रेस अभी इजीली पास हो पाएंगी। तो इन होल्स में से एनोड रेस अपोजिट साइड पे पास होने लग गई। एंड देन ही वाज लाइक, चलो हो गया अपना काम, जो प्रूव करना था वो मिल गया, ठीक है। इन होल्स के थ्रू एनोड रेस पीछे की तरफ आना स्टार्ट हो गई। एंड देन ही सॉ स्किंटिलेशन बिहाइंड कैथोड, ठीक है। कैथोड के पीछे भी स्किंटिलेशन मिला। एंड थ्रू दिस मेथड वी डिस्कवर्ड, वी इन द सेंस गोल्डस्टीन डिस्कवर्ड एनोड रेस, ठीक है। तो चलो देखते हैं, लिख देते हैं इनके बारे में। तो देखो, ग्रीन वाली जो थी, ग्रीन वाली जो थी वो थी कैथोड रेस, वो थी कैथोड रेस। एंड दे कैन पास थ्रू, पास थ्रू एनोड, वो एनोड के थ्रू पास हो सकती है बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज। एंड जो हम लोगों ने रेड में बनाई है, जो हम लोगों ने रेड में बनाया था, रेड रेस जो है, दीज आर आर कैथोड रेस, दीज आर कैथोड रेस, सॉरी कैथोड रेस बोल रहा हूँ वापस में, दीज आर एनोड रेस, जो एनोड से निकल के कैथोड की तरफ मूव हो रही थी। एंड दीज कैनॉट पास थ्रू कैथोड, ठीक है। ये कैथोड के थ्रू इजीली पास नहीं हो सकती, तो ये कैथोड के थ्रू पास हो, इसलिए हम लोगों ने इसके अंदर होल्स बनाए। एंड होल्स बनाने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं परफोरेशन, ठीक है। तो दिस कैथोड इज कॉल्ड एज परफोरेटेड, परफोरेटेड कैथोड। परफोरेशन मतलब क्या? तो होल्स, होल्स बनाना। तो परफोरेटेड कैथोड मतलब क्या? तो होल्स वाला कैथोड, ठीक है। फैंसी नाम है बट मीनिंग एकदम सिंपल है। परफोरेशन मीन्स व्हाट? टू मेक होल्स, नथिंग एल्स, ठीक है गाइस। लिख दो, ये कंप्लीट कर दो, चलो जल्दी जल्दी कंप्लीट कर देना इसे।
श्रद्धा, बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। देखो, हम लोगों ने इतना ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई कर दिया है कि वो भागेंगे तो बहुत फास्ट भागेंगे, उनके बीच में कोलिजन भी हो गया तो वो एक दूसरे के आर पार निकल जाएंगे। ऐसे विजुअलाइज कर लो अभी के लिए। यप, याद रखना इस एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने जो स्किंटिलेटिंग मटेरियल यूज किया था वो कैथोड के पीछे और एनोड के पीछे ही यूज किया था। रीजन बीइंग कि हम लोगों को एग्जैक्ट पोजीशन चाहिए थी कि वो किधर से किस तरफ जा रहे हैं। अगर तुम लोगों को एनोड के पीछे स्किंटिलेशन दिख रहा है, ग्लो जो था वो तुम लोगों को अगर एनोड के पीछे दिख रहा है, इट मीन्स कि वो कैथोड से निकल के आ रहा है। एंड अगर स्किंटिलेशन इज फाउंड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ एनोड, मतलब बिहाइंड कैथोड अगर दिख रहा है, देन इट इज कमिंग फ्रॉम एनोड। ठीक है, तो दैट वी नीड टू बी क्लियर कि यहाँ पे हम लोगों ने वो पीछे की तरफ ही यूज किया था। यस चैतन्य, वैसे बोल सकते हो। प्रीवियस लेक्चर की ये रिवीजन नहीं थी गाइस, मतलब ये रिवीजन भी थी, नो डाउट दिस वाज अ काइंड ऑफ रिवीजन। बट इसमें हम लोगों ने एक नया टॉपिक भी कवर किया, डिस्कवरी ऑफ एनोड रेस। ठीक है, तो ये सिर्फ रिवीजन नहीं थी, हम लोगों ने एक नया टॉपिक भी कवर किया है। जब दोनों तरफ हम लोग जिंक सल्फाइड ही यूज करते हैं स्किंटिलेटिंग मटेरियल के लिए। ओके गाइस, डन। किसी का लिखना बाकी होगा तो हाथ रेस करो जरा। ओके, चलो डायग्राम बना लो। कुछ लोगों का अभी भी बाकी है, आराम से ड्रॉ करो। लिख के हो जाए तो मुझे जस्ट एक मैसेज कर देना डन करके। गाइस इसके, ओके, लिख दो जो कुछ बाकी होगा तुम लोगों का लिखना। सॉरी अमन, दैट आई डोंट हैव एनी आइडिया। तुम लोगों को पूरी इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट। किसी का अगर कुछ लिखना बाकी भी रह जाए थोड़ा बहुत, तो पीडीएफ फाइल मिल जाएगी इसकी। यस श्रद्धा, स्किंटलेटिंग मटेरियल बहुत अलग अलग टाइप के रहता है। वी कैन यूज सम अदर मटेरियल्स ऑल्सो। यप, यू गाइस आर राइटिंग, तो मैंने जस्ट वीडियो ऑफ करके रखा है थोड़े टाइम के लिए। यस मनस्वी करेक्ट बोल रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। ऋतुजा, दैट वी डोंट हैव टू सी, मतलब वो हम लोगों के सिलेबस के पार्ट में नहीं आता। चलो लेट्स कंटिन्यू। ओके, लिखना बाकी है अभी भी। आयनाइजेशन किसी भी गैस का हो सकता है, याद रखना, आयनाइजेशन किसी भी गैस का हो सकता है। चलो गाइस, लिख के कंप्लीट कर दो।
व्हाट विल हैपन विद व्हेन वैक्यूम पंप इज नॉट यूज्ड। तो देखो, वैक्यूम पंप अगर हम लोगों ने नहीं यूज किया तो होगा क्या, लेट्स चेक इट आउट। अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो, अब वैक्यूम पंप अगर हम लोग ना यूज करते तो होता क्या, हम लोगों के पास बहुत ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स रहते, हम लोगों के पास बहुत ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स रहते हैं। अब मुझे बताओ, तुम लोगों को शिकार करना है, ठीक है, तुम लोगों को शिकार करना है। अब तुम लोग टारगेट एक ही रखोगे या एक से ज्यादा रखोगे? तुम लोग किसी दिन शिकारी पे निकले, ऐसे अज्यूम करते हैं, ठीक है, सच में मत निकलना, बट अज्यूम करते हैं कि तुम लोग कभी शिकार करने निकले, तो तुम लोग एक टाइम पे कितने टारगेट रखोगे अपने? एक ही रखोगे ना? तो मुझे बताओ, अब अपना प्रोटॉन भी शिकार पे निकला है, उसको क्या चाहिए, प्रोटॉन बोल रहा हूं, अपना एनोड भी शिकार पे निकला है, उसे क्या चाहिए था, उसे चाहिए थे इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताओ, अपने प्रोटॉन को, सॉरी अपने एनोड को एक से ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन दिख गए तो वो थोड़ा डिविएट हो जाएगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन हट जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो मुझे बताओ, अगर तुम लोगों ने वैक्यूम पंप यूज नहीं किया तो होगा क्या? तो ऐसे होगा कि हमारा प्रोटॉन कंफ्यूज हो जाएगा, ये अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोकस करने की कोशिश करेगा, ये अपना चार्ज अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोकस करने की कोशिश करेगा, उसका चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो मुझे बताओ, इन जनरल पॉजिटिव चार्ज की पावर बढ़ रही है या कम हो रही है? अगर वो अपना फोकस डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, अपनी पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज की पावर क्या हो रही है, कम हो रही है। समझ में आ रहा है? अगर फिर भी किसी को डाउट होगा तो एकदम सिंपल और एक एग्जांपल लेता हूँ। अब मुझे बताओ, तुम लोगों को अभी 12th के बाद एग्जाम देनी है, एंट्रेंस एग्जाम देनी है, तुम लोग एक टाइम पे जेई की प्रिपरेशन करोगे या फिर एक टाइम पे नीट की प्रिपरेशन करोगे? अगर कोई बोलेगा कि मैं एक टाइम पे दोनों की प्रिपरेशन करूंगा, जेई और नीट दोनों, क्या लगता है कौन एग्जाम क्लियर कर पाएगा? जो एक टाइम पे एक एग्जाम के ऊपर फोकस कर रहा है वो, या जो एक टाइम पे दो एग्जाम के ऊपर फोकस कर रहा है वो? मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? एक टाइम पे एक, करेक्ट। तो जितना कम अपना फोकस रहेगा, सॉरी जितना ज्यादा हम लोगों का फोकस रहेगा और एक चीज के ऊपर अगर फोकस होगा तो उतना ज्यादा अच्छी चीज। तो वैक्यूम पंप यही करता है, वैक्यूम पंप गैस मॉलिक्यूल्स को कम कर देता है, वैक्यूम पंप क्या करता है, गैस मॉलिक्यूल्स को निकाल देता है, सो दैट पॉजिटिव चार्ज कैन फोकस ऑन लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो दैट पॉजिटिव चार्ज कैन फोकस ऑन लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गाइस, इज इट क्लियर? ये समझ में आ गया कि हम लोग वैक्यूम पंप क्यों यूज करते हैं, और अगर वैक्यूम पंप ना यूज करे तो क्या होगा। ओके, तो चलो आगे बढ़े। एवरीथिंग इज फाइन आई गेस टिल नाउ। लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट हेडिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटॉन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड रेस। यहाँ पे आगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाने से पहले मैं तुम लोगों को थोड़ी बहुत पॉइंट्स कैथोड रेस के याद दिला देता हूँ। फर्स्ट, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एंड कास्ट शैडोज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ। सेकंड पॉइंट, दे प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट। Third point, they are divided by magnetic and electrical field. And मुझे बताओ, इलेक्ट्रिकल फील्ड में वो कौन से टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे? कैथोड रेज गाइस, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? करेक्ट आंसर है, ऋतुजा करेक्ट है, अनीशा करेक्ट है। ओके, नहीं ना? ओके, आई एम नॉट ऑडिबल। ओके, कुछ लोगों को आई गेस तुम लोगों की तरफ से प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा, मेरा कनेक्शन थोड़ा अनस्टेबल लग रहा है क्या? ओके, लेट मी चेक। आई डोंट नो। ना ऐसे मतलब कुछ ये नहीं हो रहा है, बट ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा मतलब रेनी सीजन चालू है, बारिश गिर रही है, तो उसकी वजह से वाईफाई नेटवर्क में प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, तो ठीक है। तो व्हाट आई वाज सेइंग कि कैथोड रेज इलेक्ट्रिकल फील्ड में डिफ्लेक्ट होती है, तो वो कौन से टर्मिनल की तरफ डिफ्लेक्ट होंगी? दे विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल?
कौन से टर्मिनल की तरफ वो डिफ्लेक्ट होंगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। वेरी नाइस, सब लोगों का आंसर अभी तक करेक्ट आ रहा है। ओके गाइस, इंटरनेट कनेक्शन हट गया था, पूरा निकल ही गया था आई गेस। इज इट फाइन नाउ, इज इट प्रॉपर नाउ, एम आई प्रॉपरली ऑडिबल, देखो जरा। ओके, तो अब उसके बाद पॉइंट था कि दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस, वो फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करते हैं, दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट एंड, और ऐसे थोड़े बहुत पॉइंट्स थे, ठीक है। अब ये सारे के सारे पॉइंट्स हमारे एनोड रेस के साथ सिमिलर है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे, एनोड रेस, एनोड रेस shows same properties, same properties as cathode rays। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाँ तुम लोगों को ये लिखना है, ठीक है। तो ये तुम लोगों को मेरे साथ ही अभी लिखना है। तो फर्स्ट पॉइंट, एनोड रेस की प्रॉपर्टीज कैथोड रेस जैसे ही रहती है। अब मुझे बताओ तो डिफरेंस कहाँ पे आएगा, तो डिफरेंस कहाँ पे आएगा, कैथोड रेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, इनके ऊपर पॉजिटिव है। तो मुझे बताओ ये कहाँ पे, कौन से साइड पे मूव करेंगे, इनके ऊपर चार्ज डिफरेंट है, तो ये कौन से चार्ज की तरफ डिविएट होंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। वेरी नाइस, दे विल डिविएट टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो दे डिविएट इन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड। गाइस अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड को एमएफ और ईएफ लिखूं तो चलेगा, फिजिक्स में तुम लोग ये बहुत बार यूज करोगे, एमएफ और ईएफ, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है। तो दे डिविएट टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड, एंड इन इलेक्ट्रिकल फील्ड they deviate towards, in electrical field they deviate towards, कौन से चार्ज की तरफ ये डिविएट होंगे, पॉजिटिव चार्ज है तो इट विल मूव टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, deviate towards negative electrode, deviate towards negative electrode, hence hence they carry, hence they carry, या फिर hence they are positively charged। guys any doubt ओके। अब मुझे बताओ, एनोड रेज मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो मुझे बताओ यहाँ पे आयनाइजेशन में ये जो सारे पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज आ रहे हैं, H प्लस, Na प्लस, O प्लस, इन्हें मैं एनोड रेज बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता। देखो आयनाइजेशन की वजह से तुम लोगों को इलेक्ट्रॉन मिलता है विच इज कैथोड रेज, कैथोड रेज के अपोजिट डायरेक्शन में एनोड रेज जाने वाली है, तो ये प्लस वाले जो है दे आर व्हाट, तो दे आर एनोड रेज, करेक्ट बोल रहे हो सब्जिन, दे आर एनोड रेज, ओके। तो ये सारे हो गए एनोड रेज। अब मुझे बताओ, इफ आई आस्क न्यूट्रॉन की तरफ हम लोग आएंगे, डोंट वरी, घाई मत करो, न्यूट्रॉन की तरफ भी हम लोग आएंगे। इफ आई आस्क डज दे चेंज विथ चेंज इन गैस, डज दे चेंज विथ चेंज ऑफ गैस, डज दे चेंज विथ चेंज ऑफ गैस। अच्छे से देखो, एनोड रेज गैस चेंज करने के बाद चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ लोग यस बोल रहे हैं, कुछ लोग नो बोल रहे हैं। गाइस अच्छे से देखो, एनोड रेज अगर तुम लोग हाइड्रोजन यूज करोगे तो H प्लस थी, सोडियम यूज कर रहे हो तो Na प्लस मिल रहा है, ऑक्सीजन यूज कर रहे हो तो O प्लस मिल रहा है। मुझे बताओ एनोड रेज चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहा है, एनोड रेज दे आर चेंजिंग और नॉट, दे आर चेंजिंग, आर दे चेंजिंग, करेक्ट ना, दे आर चेंजिंग। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, वो इलेक्ट्रोड्स के बीच में डिवाइड हो गए और डिवाइड होने के बाद वो चेंज भी हो रहे हैं। सोडियम यूज करोगे तो Na प्लस, ऑक्सीजन यूज करोगे तो O प्लस, H यूज करोगे तो H प्लस, ठीक है। तो डू दे चेंज, तो दे चेंज विथ चेंज ऑफ गैस, दे चेंज विथ
चेंज ऑफ गैस। ठीक है गाइस, गाइस वापस एक बार अच्छे से देखो, समझ लो एक बार पॉइंट देखो। एनोड रेज और कैथोड रेज ये क्या है? तो एनोड रेज मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एनोड रेज मतलब क्या रहता है? एनोड रेज मतलब रहते हैं इलेक्ट्रॉन। और हर एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है या नहीं रहता? हर एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है या नहीं रहता? तो हर एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन रहता ही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर कैथोड रेज भी फिर चेंज होने चाहिए। तो मुझे बताओ, हर एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर सॉरी मैंने क्या बोल दिया? एनोड रेज आर नॉट इलेक्ट्रॉन्स, कैथोड रेज आर इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड रेज दे आर इलेक्ट्रॉन्स। एंड हर एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन रहता ही है, ठीक है। तो हर एक के अंदर सेम इलेक्ट्रॉन रहने वाला है। तो हम लोग बोलेंगे कि एनोड रेज ये हमेशा इलेक्ट्रॉन ही रहने वाला है। बट अगर मैं बोलूं तुम लोगों को एनोड रेज, कैथोड रेज ये हमेशा इलेक्ट्रॉन ही रहने वाले हैं। बट मैं अगर बोलूं एनोड रेज, तो मुझे बताओ, इन केस ऑफ एनोड रेज, इन केस ऑफ एनोड रेज दे आर व्हाट? दे आर प्रोटॉन। बट एक्चुअली प्रोटॉन के बदले हम लोग इसको अगर स्पेसिफिक एक अच्छा नाम देने गए, तो प्रोटॉन के बदले हम लोग बोल सकते हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज्ड कैटायन। गाइस तुम लोगों को समझ में आ रहा है दैट दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड कैटायन। एक रहता है H प्लस, Na प्लस, O प्लस। ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। गाइस आर यू गेटिंग इट? पक्का समझ में आ रहा है सबको? एनोड रेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बट दे आर पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस। आयनाइजेशन में हम लोग को दिख रहा है, ठीक है। तो मुझे बताओ, कैटायन चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता? कैटायन चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता? कैन इट चेंज? आई गेस इट कैन चेंज, राइट? एम आई क्लियर गाइस? एम आई क्लियर? तो मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन कैनॉट चेंज। इलेक्ट्रॉन कैनॉट चेंज। इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना चेंज होगा किसी एटम का, कि भाई एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन है, दूसरे एटम के पास इलेक्ट्रॉन ना रहते हुए कुछ अलग है। ये सेम रहेगा। बट ये चेंज होगा कि नहीं? तो दिस चेंजेस विथ गैस, ठीक है। अगर तुम लोग गैस चेंज करोगे तो उसके कटायन भी चेंज हो जाएंगे। सोडियम तुम लोगों को Na प्लस देगा, के पोटेशियम तुम लोगों को K प्लस देगा, सीजियम तुम लोगों को Cs प्लस देगा। तो ये ऐसे चेंज होते जाएगा। गाइस क्लियर हो गया क्या? सिमरन वो पॉइंट हम लोग पीरियोडिक टेबल में देखेंगे। ओके, तो चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, सॉरी, दे चेंजेस, दे चेंजेस विथ चेंज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। अगर तुम लोगों ने गैस के मॉलिक्यूल्स ही चेंज कर दिए तो वो भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। या फिर गैस यूज इन ट्यूब, ट्यूब में जो गैस यूज करोगे उसके अकॉर्डिंगली वो चेंज हो जाएंगे। अब फोर्थ पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ, प्रॉपर्टीज ऑफ स्मॉलेस्ट एनोड रेज। मुझे बताओ, स्मॉलेस्ट एनोड रेज कौन सी रहेगी? स्मॉलेस्ट एनोड रे कौन सी रहेगी? सबसे छोटी एनोड रे कौन से गैस से मिलेगी? सबसे छोटी एनोड रे कौन से गैस की वजह से मिलेगी? वेरी नाइस, मयूर करेक्ट है, श्रद्धा करेक्ट है, प्रणव करेक्ट, मनस्वी करेक्ट, मुद्दा करेक्ट, अभिजीत करेक्ट, तो हम ओम करेक्ट, मुग्धा करेक्ट, ओम, ओम ने वापस आंसर दिया। ओके, तो बहुत लोगों के आंसर करेक्ट आए हैं। तो एनोड रेज सबसे छोटी रहेगी हाइड्रोजन की। परफेक्ट बोल रहे हो सब जन। सबसे छोटी एनोड रेज किसकी रहेगी? हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे छोटी गैस है। एंड हाइड्रोजन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो हम लोग इसे बोलते हैं प्रोटॉन। हम लोग इसे क्या बोलेंगे? प्रोटॉन। अब इसका रीजन अच्छे से देख लो। इसका रीजन बहुत लोगों को पहले से पता होगा, जिनको पता नहीं अच्छे से देख लो। हमारे हाइड्रोजन के पास उसके लाइफ में एक प्रोटॉन था,
और एक इलेक्ट्रॉन था। हाइड्रोजन एटम एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से बना है। अब एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन में से तुम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में से तुम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो क्या बचेगा? वी आर नाउ लेफ्ट विथ सिंगल प्रोटॉन, एक सिर्फ सिंगल प्रोटॉन बच गया। गाइस, इज इट क्लियर? हेंस H plus is called as proton, hence H plus is called as proton। ठीक है, तो हाइड्रोजन के पॉजिटिव कटायन को हम लोगों ने नाम दिया प्रोटॉन। एंड अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज लिखने वाले हैं। तो मुझे बताओ, चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना रहेगा? चार्ज ऑन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ही लिख रहा हूं मैं गलती से। चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना रहेगा? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का चार्ज रहता है सेम, तो दिस इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, प्लीज गाइस वन मत बोलो, अभी हम लोग थोड़े एडवांस लेवल पे जा रहे हैं, मतलब स्कूल से हम लोग 11th 12th में आ गए ना, तो अभी हम लोग इसे क्या बोलेंगे? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, जिसे हम लोग बोलते हैं, चैतन्य करेक्ट बोल रहे हो, जिसे हम लोग बोलते हैं 1 ई, जिसे हम लोग बोलते हैं 1 ई। अब मास ऑफ प्रोटॉन कितना रहता है, ये तुम लोगों को मोल कंसेप्ट में हुआ होगा। व्हाट इज द मास ऑफ वन प्रोटॉन? व्हाट इज द मास ऑफ वन प्रोटॉन? इट इज 1.67 into 10 raised to minus 27 kg। गाइस याद है ये? दिस इज 1.67 into 10 raised to minus 27 kg, जिसे तुम लोग कुछ और नाम से भी जानते हो। तुम लोगों को मोल कंसेप्ट में मास ऑफ प्रोटॉन ये दिया होगा 1.67 into 10 raised to minus 24 ग्राम्स। तो मोल कंसेप्ट में तुम लोगों ने ग्राम्स में लिखा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स एंड और उसके सारे कैलकुलेशंस जो है वो ग्राम में होते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग केजी में लिख रहे हैं, नथिंग एल्स। इतना ही डिफरेंस है। अब मुझे बताओ, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ करेक्ट, इसे हम लोग बोलते हैं 1 AMU। इसे हम लोग बोलते हैं 1 AMU। ठीक है, तो दिस इज 1 AMU, नथिंग एल्स। ठीक है, अब इसका हम लोग लिखने वाले हैं स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज मतलब क्या? तो अगर मेरे पास किसी दिन 1 किलो, अगर मेरे पास किसी दिन 1 किलो प्रोटॉन आ गया, कितने? तो 1 किलो प्रोटॉन, तो 1 किलो प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा, वो मुझे फाइंड आउट करना है। चार्ज ऑन 1 kg, करेक्ट बोल रहे हो प्रणव? चार्ज ऑन 1 kg इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक चार्ज। तो हम लोग लिखेंगे QP अपॉन MP। ठीक है गाइस, अभी भी कोई लोग 10⁻⁻24 बोल रहे हैं, तो 10⁻⁻24 ग्राम्स में रहता है गाइस। एंड दिस इज नॉट 1.67 AMU, दिस इज 1 AMU। याद रखो, 1 AMU मीन्स 1.67 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है, 1 AMU मीन्स 1.67 इंटू 10⁻⁻27। एक बार मोल कंसेप्ट के नोट्स ओपन कर लेना, तुम लोगों को दिख जाएगा, लिखा होगा तो तुम लोगों ने वो। ओके, अब QP इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम डिवाइडेड बाय 1.67 into 10⁻⁻27 kg। इसका आंसर तुम लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है, बट अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है। 9.58 into 10⁻7 कूलम पर केजी। 1 kg के ऊपर 9.58 कूलम्स का चार्ज होगा। ठीक है गाइस, देखो, एक अच्छा क्वेश्चन आया है कि अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों अपोजिटली चार्ज्ड है। guys, for the last time I'm telling you, this is 1 AMU, 1.67 into 10⁻⁻27 is 1 AMU, this is not 1.67 AMU। ठीक है, एक बार मतलब मोल कंसेप्ट एक बार वापस ओपन करके देख लेना, तुम लोगों को दिख जाएगा, नहीं तो फिर यहाँ पे लिख दो 1 AMU, 1 atomic mass unit means 1/12 of कार्बन 12, एंड 1/12 ऑफ कार्बन 12 हम लोग जब लेते हैं तो इट बिकम्स 1.67, इट बिकम्स 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। ठीक है, तो 1 AMU इज दिस मच। ओके गाइज, ये प्रॉपर्टीज लिख दो, एंड फाइनली उसका सिंबल
फाइनली उसका सिंबल हम लोग लिखेंगे। इट्स सिंबल इज इट्स सिंबल इज देखो, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज रहता है +1, इसका सिंबल रहता है P, एंड इसका मास रहता है 1, तो इसका सिंबल इज 1p1, 1p1। ठीक है, तो गाइस ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दो जरा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दो। हाँ, एक क्वेश्चन था अच्छा सा कि अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर अपोजिट चार्ज है तो उनका उनके वैल्यूज कैसे सेम। ठीक है, अगर उनके ऊपर अपोजिट चार्ज है तो उनकी वैल्यूज कैसे चेंज सेम। मुझे बताओ, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक मैग्नेट है, मेरे पास एक मैग्नेट है, ठीक है, इसके पास एक नॉर्थ पोल है और इसके पास एक साउथ पोल है। मैग्नेट की ओवरऑल पावर है, समझ लो 1 टेस्ला। ठीक है, बहुत पावरफुल हो गया ये, बट 1 टेस्ला इसकी ओवरऑल पावर है, समझ लो। ठीक है, 1 टेस्ला का एक मैग्नेट है मेरे पास। अब मैं तुम लोगों को पूछूं इसके नॉर्थ पोल की पावर कितनी है, मुझे बताओ इसके नॉर्थ पोल की पावर कितनी है, कितनी आएगी। इसके नॉर्थ पोल की पावर कितनी आनी चाहिए गाइस, 1 टेस्ला ही आनी चाहिए, करेक्ट बोल रहे हो। एंड मुझे बताओ इसके साउथ पोल की पावर कितनी आनी चाहिए, इसके साउथ पोल की पावर कितनी आनी चाहिए, 1 टेस्ला ही आनी चाहिए। अब अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि ऐसे कैसे, ये एक तो नॉर्थ वाला है और ये एक साउथ वाला है, तो दोनों की पावर सेम कैसे, तो तुम लोग मुझे क्या बोलोगे, एक ही तो मैग्नेट है, करेक्ट ना। अब ऐसे टाइम पे तुम लोग मुझे क्या बोलोगे कि एक ही मैग्नेट है, तो एक मैग्नेट है तो दोनों में सेम रहने वाला है। तो मुझे बताओ, एक एटम के अंदर एक प्रोटॉन भी है, एक इलेक्ट्रॉन भी है, अब वो न्यूट्रल है, तो मुझे बताओ उसके अंदर के चार्ज सेम रहने चाहिए या नहीं रहने चाहिए। गाइस, आर यू गेटिंग इट, करेक्ट। तो सेम एक एटम के अंदर ही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों है, तो दोनों की पावर जो है या फिर दोनों का चार्ज जो है वो सेम रहना चाहिए, बिकॉज वो दोनों कनेक्ट होके, मतलब वो दोनों कंबाइन होके ही तो न्यूट्रल बनाएंगे। ठीक है, तो चलो गाइस लिख दो। हाँ, दैट इज इट इज स्टेबल, करेक्ट बोल रहे हो। ओके, चलो गाइस आगे बढ़ते हैं, ये कंप्लीट कर दो लिख के, देन विल मूव अहेड। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया था, जो हम लोगों को स्टडी नहीं करना है अनलकीली। ओके, कुछ लोगों ने हैंड रेस किया है, डू यू गाइस हैव एनी डाउट। अगर कुछ डाउट होगा तो मैं तुम लोगों को अलाउ टू टॉक का ऑप्शन दे दूंगा। कार्बन 12 क्या है गाइस, कार्बन 12 मतलब कार्बन का एटॉमिक मास। मैं अगर कार्बन के ऊपर 12 लिख रहा हूँ मतलब क्या, तो दैट इज मास ऑफ कार्बन एटम, नथिंग एल्स। ठीक है, चलो, आई होप सबका लिख के हो गया होगा। शुड वी मूव अहेड, शुड वी मूव अहेड। ओके, अभी भी कुछ लोगों का लिखना बाकी है, विल वेट फॉर सम टाइम। गाइस 1 AMU मैं यहाँ पे अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा अनफॉर्चुनेटली, सॉरी फॉर दैट, बिकॉज वो मूल कंसेप्ट का पार्ट है। हम लोगों को अभी वो नहीं देखना है, चाहिए तो हम लोग बाद में मूल कंसेप्ट की रिवीजन करेंगे अगर तुम लोगों को चाहिए होगी तो, बट अभी हम लोग उसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं कर पाएंगे।
गाइस आई एम फ्रॉम मुंबई। मुंबई से हूँ मैं। अभी के लिए तुम लोगों को जितने भी प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं ऑल आर फ्रॉम मुंबई। ओके, चलो आगे कंटिन्यू करें। ना, लेट्स मूव टुवर्ड्स डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। आएंगे सिद्धेश, हर एक पॉइंट पे आएंगे। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है। अब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी एंड क्यों हुई थी? फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी एकदम एंडिंग में हुई थी। क्यों हुई थी? बिकॉज इट वॉज चार्जलेस। इसकी डिस्कवरी करने का काम किया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था चैडविक। चैडविक डिस्कवर्ड इट इन 1932। 1932। तो प्रोटॉन के डिस्कवरी के ऑलमोस्ट 50 साल के बाद, ऑलमोस्ट बोल रहा हूं मैं, ऑलमोस्ट 50 साल के बाद हम लोगों ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। अब वो भी कैसे हुई थी? तो इट हैपन इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन। इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन। चैडविक जो थे वो एक न्यूक्लियर रिएक्शन कर रहे थे। व्हाट ही वाज डूइंग? ही वाज बम्बार्डिंग बेरिलियम एटम्स। ही वाज बम्बार्डिंग बेरिलियम एटम्स विथ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम। तो अभी के लिए हम लोग सिंपल लिख रखेंगे। हीलियम से वो बेरिलियम के अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड कर रहे थे। ठीक है, बेरिलियम को हीलियम के साथ बम्बार्ड कर रहे थे और कुछ नहीं हो रहा था। इतना ही हम लोग याद रखेंगे। अब बेरिलियम का एटॉमिक नंबर रहता है 4। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर रहता है 4 एंड बेरिलियम का मास रहता है 9। 9 AMU इज द मास ऑफ बेरिलियम। ठीक है। सिमिलरली हीलियम का एटॉमिक नंबर रहता है 2 और इसका मास रहता है 4। अब एक छोटी सी चीज याद रखना जो तुम लोगों को डेफिनेटली बहुत बार काम आएगी। न्यूक्लियर रिएक्शन में, न्यूक्लियर रिएक्शन होते वक्त ये जो नीचे के नंबर रहते हैं वो कभी चेंज नहीं होते। ठीक है। इन दोनों की एडिशन हमेशा सेम आनी ही चाहिए। नीचे के नंबर चेंज नहीं होंगे, मतलब 4 और 2 दोनों की एडिशन हो जाएगी 6। तो इन दोनों की एडिशन अगर 6 हो रही है तो प्रोडक्ट साइड पे भी इनकी एडिशन 6 ही होनी चाहिए। मुझे बताओ, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है? ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है? इट इज कार्बन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट? ठीक है। तो कार्बन मिला जिसका एटॉमिक नंबर था 6 बट जिसका मास नंबर था 12। जिसका मास नंबर था 12। अब यहाँ पे आई एक प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या आई? देखो, मुझे बताओ 4 + 2 6। यहाँ पे 6 आ गया। बट ऊपर की तरफ देखो, मैंने क्या बोला? ऊपर और नीचे दोनों के नंबर सेम ही रहने चाहिए। तो ऊपर की तरफ करेक्ट बोल रहे हो। 9 + 4 13। 9 + 4 13। और इस तरफ आ रहा है सिर्फ 12। तो हमारे चैडविक को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। एंड गड़बड़ क्या थी? समथिंग वॉज कमिंग आउट। समथिंग वॉज कमिंग आउट whose mass was 1, whose mass was 1, but whose charge was 0। जिसका एटॉमिक नंबर 0 था, मतलब चार्ज नहीं था उसके ऊपर। एंड चार्ज नहीं है मतलब इट बिकेम न्यूट्रल। एंड न्यूट्रल कंपाउंड को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। न्यूट्रल कंपाउंड को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तुम लोगों को मिला यहाँ पे न्यूट्रॉन। ऐसे हुई थी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी ऐसे कुछ हुई थी। अब न्यूट्रॉन का अगर तुम लोगों को मास पूछा जाए तो मास ऑफ न्यूट्रॉन is same as proton, 1.67 into 10 raised to minus 27 kg, which is approximately equal to 1 AMU, which is approximately equal to 1 AMU। ठीक है। गाइस, उसने चार्ज कैसे फाइंड आउट किया? तो देखो, चार्ज फाइंड आउट करना बहुत सिंपल रहता है। तुम लोग एक कैथोड लो, एक इलेक्ट्रोड लो, न्यूट्रॉन को उसके बीच में से पास करो। अगर वो सीधा पास हुआ, देखो यहाँ पे तुम लोगों के पास एक कैथोड है और एक एनोड है। ठीक है। कैथोड नेगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज। तुम लोगों ने यहाँ पे एक न्यूट्रॉन रखा, यहाँ पे एक न्यूट्रॉन रखा और उसको ऐसे शूट किया जुप। और अगर ये स्ट्रेट वे चला गया, ये सीधा पास हुआ, तो हम लोग क्या बोलेंगे?
इसके ऊपर चार्ज नहीं है, इसका चार्ज है 0। ठीक है गाइस, लिख दो, ये कंप्लीट करो चलो। ओके गाइस, डन हो गया सबका लिख के। हम लोगों ने हीलियम का कुछ बोला ही नहीं है। चैतन्य लिंक क्यों भेज रहे हो? कौन से आइटम्स चार्ज गेन कर सकते हैं, कौन से आइटम चार्ज गेन नहीं कर सकते, हर एक चीज पीरियोडिक टेबल में होगी। डोंट वरी, तुम लोगों को हीलियम के बारे में जो कुछ डाउट है, नाइट्रोजन के जो कुछ डाउट है, कुछ भी डाउट, वो सारी चीजें हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे। जब हम लोग पीरियोडिक टेबल के ऑलमोस्ट सारे आइटम्स की प्रॉपर्टीज देखेंगे, तो तभी हम लोग बात करेंगे उनकी। ओके, नो प्रॉब्लम चिन्मय। एंड वो भी आप स्क्रीन शेयर की लिंक सेंड कर रहे थे ना, आई गेस। मैं स्क्रीन रिकॉर्ड की। न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज रहता ही नहीं, उसके ऊपर चार्ज आ ही नहीं सकता। केजी और एमयू, दिस इज अप्रोक्सीमेटली के लिए ये साइन यूज होती है। अप्रोक्सीमेटली अगर कोई चीज सेम है तो ये ऐसे यूज करते हैं, यूजुअली हम लोग ऐसे ही दिखाते हैं इसको, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू। ठीक है, हीलियम यहाँ पे रिएक्ट नहीं कर रहा है। सी, दिस इज अ अल्फा पार्टिकल गाइस, दिस इज अ अल्फा पार्टिकल। यहाँ पे चाहिए तो लिख देना, दिस वाज अ अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल क्या रहता है, वो मैं तुम लोगों को इसी लेक्चर में या फिर इसके अगले लेक्चर तक बता दूंगा, डोंट वरी। इसी लेक्चर में या फिर इसके अगले लेक्चर तक मैं तुम लोगों को बता दूंगा, जब हम लोग रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलो, इतना बस हो गया डिस्कशन आई गेस। एक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज के कैरेक्टरिस्टिक्स, नंबर वन, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब क्वांटाइज्ड ये वर्ड कौन से वर्ड के साथ सिमिलर है या फिर राइम हो रहा है? क्वांटाइज्ड ये वर्ड कौन से वर्ड के साथ राइम हो रहा है? गाइस याद रखो, दिस लेक्चर इज ऑफ 2 आवर्स। तुम यूजुअली स्टूडेंट्स को अभी 1.5 आवर के लेक्चर की आदत पड़ गई है, तो ये लेक्चर 2 घंटे का है, 1.5 घंटे के बाद प्लीज निकल मत जाना। क्वांटाइज्ड मतलब क्वांटिटी, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। क्वांटाइज्ड मतलब ये वर्ड क्वांटिटी के साथ राइम हो रहा है। किसके साथ राइम हो रहा है? क्वांटिटी के साथ। तो चार्ज हैज अ फिक्स्ड क्वांटिटी, इसका मतलब क्या है? चार्ज हैज अ फिक्स्ड क्वांटिटी, एंड इस फिक्स क्वांटिटी को हम लोगों ने नाम दिया है 1e। याद है 1e? तो हम लोग ऐसे लिखेंगे दैट चार्ज इज अ इंटीजर मल्टीपल, इट इज अ इंटीजर मल्टीपल ऑफ ई। ठीक है, मतलब क्या? इंटीजर मतलब हमेशा वो होल नंबर, कंप्लीट नंबर रहने वाला है, फ्रैक्शन में रहने वाला नहीं है। तो तुम लोगों के पास एक ई का चार्ज होगा,
2 ई का हो सकता है, 3 ई का हो सकता है। ई मतलब क्या, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन या फिर 1 प्रोटॉन। बट मुझे बताओ, तुम लोगों के पास 4.5 ई का चार्ज होगा क्या? 4.5 इलेक्ट्रॉन, 4 पूरे इलेक्ट्रॉन और एक आधा इलेक्ट्रॉन, ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आधा इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता ही नहीं। इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल। वो एग्जिस्ट करेगा तो पूरी तरह से करेगा, हाफ वे नहीं करेगा। तो हमेशा याद रखना, चार्ज it is the integer multiple of E. Charge is a integer multiple of E where n is a integer, where n is a integer। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चार्ज के रहते हैं दो टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज के रहते हैं दो टाइप। नंबर 1 एक रहता है पॉजिटिव, नंबर 2 दूसरा रहता है नेगेटिव। एकदम सिंपल। नंबर 3 अपोजिट चार्जेस क्या होता है? अपोजिट चार्जेस attracts each other, opposite charges attracts each other, and same charges same charges repels each other। गाइस समझ में आ रहा है? ये अभी तक के सारे पॉइंट्स एकदम सिंपल और एकदम बेसिक वाले हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 4। अब अज्यूम करो मेरे पास दो चार्जेस है। अब अज्यूम करो मेरे पास दो चार्जेस है। अभी के लिए चार्ज छोड़ दो, इसे मैग्नेट समझ लो। तुम लोगों के पास जो मैग्नेट्स है, तुम लोगों ने इनको ऐसे पकड़ के रखा है। दोनों अट्रैक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, बट तुम लोगों ने इसको कस के पकड़ के रखा है। मैंने इसको एकदम टाइटली पकड़ के रखा है। अब मुझे बताओ, इनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या नहीं है? इनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या नहीं है? ये दोनों अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, करेक्ट। अब समझ लो, मैंने इनको, इनकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज कर दी। इनकी डायरेक्शन मैंने क्या कर दी? थोड़ी सी चेंज कर दी। जैसे ही मैंने इनकी डायरेक्शन चेंज कर दी, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बताओ, इनका डायरेक्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज हुआ या नहीं हुआ? शुड इट चेंज और नॉट? इट शुड चेंज और नॉट? तो कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं हुआ, कुछ लोग बोल रहे हैं हाँ हुआ। तुम लोग मुझे बताओ, तुम लोगों के हाथ में दो मैग्नेट है, तुम लोगों ने बचपन में मैग्नेट के साथ खेला ही होगा। बचपन में सब जन मैग्नेट के साथ खेले हैं, बराबर। अभी बहुत लोग नहीं बोल रहे, तो वेरी नाइस। अगर नो आंसर तुम लोग दे रहे हो तो तुम लोग करेक्ट हो। अब याद रखो, अगर तुम लोगों ने दो मैग्नेट से पकड़ के रखे और उनको जस्ट ऐसे घुमा दिया, तो कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? कुछ नहीं पड़ेगा। तुम लोगों ने बचपन में खेला तो होगा ही, तुम लोगों को पता होगा। अब फर्क कब पड़ेगा? जब हम लोगों ने इसको दूर लेके गए। हम लोगों ने क्या किया? इनका डिस्टेंस बढ़ाया। डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। डिस्टेंस अगर चेंज करेंगे तो मुझे बताओ, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज हुआ नहीं हुआ? अब होगा। बट अगर तुम लोगों ने इनकी डायरेक्शन चेंज की तो चेंज होगा क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? डायरेक्शन के साथ चेंज होगा क्या? तो याद रखो, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है। ऑलमोस्ट ये वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो मुझे बताओ, जो प्रॉपर्टी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर डायरेक्शन के साथ चेंज नहीं हो रही, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन चार्ज भी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन चार्ज भी डायरेक्शन के साथ चेंज नहीं होगा। अब मुझे बताओ, जो प्रॉपर्टी डायरेक्शन के साथ चेंज नहीं होती, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यश, वो फिजिक्स में आएगा, बट करेक्ट बोल रहे हो आप। अब मुझे बताओ, जो प्रॉपर्टी डायरेक्शन के साथ चेंज नहीं होती, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर बोलते हैं। वेरी नाइस, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये वर्ड हम लोग केमिस्ट्री में बहुत बार यूज करेंगे। तो इसे हम लोग बोलेंगे एफ ओ ए। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एफ ओ ए इज इज अ स्केलर प्रॉपर्टी। इट इज अ स्केलर प्रॉपर्टी। तो तब तुम लोगों को मतलब तुम लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे कंफ्यूज हो गए रहेंगे कि अरे फोर्स तो वेक्टर है। हम लोगों को अभी जैसे रिसेंट में तुम लोगों को मतलब स्केलर वेक्टर चालू है, तो तुम लोगों को रिसेंट में ही पढ़ाया गया है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे स्केलर हो गया? तो अब इसका अगर तुम लोगों को रीजन चाहिए, फिजिक्स के प्रोफेसर को जाके पूछना, ठीक है। गौरव सर तुम लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, बट इट इज अ टेंसर प्रॉपर्टी, ठीक है। तुम लोगों को वो अच्छे से बता देंगे इसका मतलब एग्जैक्टली क्या रीजन एंड ऑल। बट अभी के लिए याद रखो, इट इज अ स्केलर प्रॉपर्टी। तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया ना? तुम लोगों ने एक्चुअली बचपन में ये ट्राई किया होगा। मैग्नेट्स रोटेट कर दो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच का चेंज होता है क्या? नहीं होता। तो यहाँ पे नहीं होने वाला है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज, ठीक है गाइस। आई गेस माय वॉइस इज क्रैकिंग अ लिटिल बिट। 2 मिनट दो मुझे, 1 मिनट।
Okay, guys, am I clearly audible now? Okay, तो चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फोर्स इज अ स्केलर प्रॉपर्टी, फोर्स इज अ स्केलर प्रॉपर्टी। पॉइंट नंबर 5, अब हम लोग देखने वाले हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस। अभी हम लोग देखने वाले हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस। अब इसके लिए हम लोग यूज करते हैं कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगेन ये थोड़ा सा फिजिक्स का पार्ट आ गया, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये सारा पार्ट तुम लोगों को फिजिक्स में कवर होगा। हम लोगों को सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूलाज रिक्वायर्ड है, तो मैं तुम लोगों को इन जनरल छोटा से पार्ट में इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो, अगर तुम लोगों के पास दो चार्जेस है, तुम लोगों के पास दो दो नहीं चार चार्जेस समझ लो। ठीक है, चार चार्जेस है। ये जो रेड में मैं दिखा रहा हूँ, दीज आर माई पॉइंट चार्जेस, छोटे छोटे चार्जेस है। ऊपर वाले जो चार्जेस है ये है +1 -1, एंड नीचे वाले जो चार्जेस है वो है +5 -5। मुझे बताओ विच वन विल हैव ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, विच वन विल हैव ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फर्स्ट वन या सेकंड वन? विच चार्जेस विल हैव ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फर्स्ट वन या सेकंड वन? वेरी नाइस, सब जन के आंसर सेकंड वन आ गए। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। दो चार्जेस के बीच में जितना चार्ज होगा उतना ज्यादा उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इज इट करेक्ट? ओके, ठीक है। अब मुझे बताओ डिस्टेंस के साथ क्या होगा। मेरे पास दो चार्जेस है, मेरे पास दो चार्जेस है, ठीक है, दो चार्जेस है +5 -5। पहले वो बहुत कम डिस्टेंस पे थे, पहले वो बहुत कम डिस्टेंस पे था, थे। लेट्स अज्यूम दिस वाज R1, एंड बाद में मैंने इनके बीच का डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा दिया। लेट्स अज्यूम दिस इज R2। मुझे बताओ कहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा? ऐश्वर्या करेक्ट बोल रहे हो, वेरी नाइस। तो R1 में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। विशाल, दिशा करेक्ट बोल रहे हो, सबके आंसर करेक्ट है। तो देखो, जितना कम डिस्टेंस होगा, तुम लोगों को पता होगा मैग्नेट जितने नजदीक लाओगे उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, जितने दूर लेके जाओगे उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम। तो जितना कम डिस्टेंस उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू square of the distance between two charges, is inversely proportional to square of distance between two charges। Any doubt? ये समझ में आ रहा है? तो ये दो पॉइंट हम लोगों के हो गए। तो फाइनली हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनली हम लोग क्या बोलेंगे, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। दिस इज जस्ट अ लॉ। ये स्क्वायर क्यों आया? तो ये है, ऐसा रिलेशन रहता है, दैट्स इट। इसका कुछ एक्सप्लेनेशन है फिर प्रूफ नहीं। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, अब मुझे बताओ प्रोपोर्शनैलिटी निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? प्रोपोर्शनैलिटी निकालने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट ऐड करेंगे के Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है गाइस, एनी डाउट? अब यहाँ पे ये के जो है ये तुम लोग नेक्स्ट ईयर फिजिक्स में पढ़ने वाले हो, तो तुम लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन तुम लोगों को लिखा देता हूँ यहाँ पे नोट्स कंप्लीट लगने के लिए। के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, where एप्सिलॉन 0 is called as permittivity of free space। ये नेक्स्ट ईयर फिजिक्स में आने वाला है, केमिस्ट्री में हम लोगों को इसे यूज नहीं कर रहे हैं। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। हम लोगों को सिर्फ ये फॉर्मूला काम आने वाला है, तो इस फॉर्मूला को आगे जाके यूज करेंगे। तो पहले से तुम लोगों को ये फॉर्मूला पता हो, इसलिए मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करके दे रहा हूँ, नथिंग एल्स। ठीक है गाइस, ओके, तो चलो। अब ये के, इसकी वैल्यू क्या रहती है? तो याद रखो के की वैल्यू सीजीएस यूनिट में, इस चैप्टर में हम लोग सारे के सारे सीजीएस यूनिट यूज करने वाले हैं। तो सीजीएस यूनिट में के की वैल्यू रहती है 1, एंड एसआई यूनिट में के की वैल्यू रहती है 9 इंटू 10⁻⁹। अब ये क्या है, कहाँ से आता है, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सारी चीजें बाद में, बट अभी के लिए इतना याद रख दो। ठीक है, चलो कंप्लीट कर दो इसे, जस्ट कंप्लीट इट नाउ। कूलम्स लॉ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समझ में आ गया क्या? देखो, ये सिर्फ फॉर्मूला हम लोगों के काम आने वाला है, बाकी की सारी चीजें तुम लोगों को नेक्स्ट ईयर फिजिक्स में पढ़ाई जाएंगी। ठीक है,
सिर्फ फॉर्मूला हम लोग के काम आने वाला है, बाकी चीजें नेक्स्ट ईयर फिजिक्स। के इज अ कांस्टेंट, याद रखो के एक कांस्टेंट है, के एक कांस्टेंट है। चलो गाइस आगे बढ़े। याद रखो लेक्चर स्टिल 12 o'clock, 1.5 hour का लेक्चर समझ के निकल मत जाना। और ऊपर गाइस अभी तक तुम लोग फर्स्ट पॉइंट पे ही हो क्या? किसी का अगर लिखना बाकी है तो डोंट वरी, तुम लोगों को इसकी पूरी एक पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, इमेज फाइल मिल जाएगी पूरी एक। ओके गाइस चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिख दो, फर्स्ट पॉइंट जिस किसी का बाकी है जस्ट लिख दो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो अभी के लिए। ओके चलो गाइस, लेट्स मूव अहेड। तो सिक्स्थ पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इज उनकी पोटेंशियल एनर्जी। सिक्स्थ पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस, बिटवीन टू चार्जेस। अब देखो, अगर अगर मेरे पास दो चार्जेस है, अगर मेरे पास दो चार्जेस है, ठीक है, ये दो चार्जेस मैंने यहाँ पे रखे हैं, तो डू दे हैव अ पोटेंशियल टू अट्रैक्ट ईच अदर, डू दे हैव अ पोटेंशियल टू अट्रैक्ट ईच अदर। ऐसे मेरे हाथ में दो चार्जेस मैंने पकड़ के रखे हैं, डू दे हैव पोटेंशियल टू अट्रैक्ट ईच अदर, इनके बीच में पोटेंशियल है क्या? नहीं है, डेफिनेटली दे हैव सम पोटेंशियल टू अट्रैक्ट ईच अदर, करेक्ट। अब ये पोटेंशियल कितना है वही हम लोगों को देखना है। अब मुझे बताओ पहली चीज, ऊपर वाले एग्जांपल से हम लोग देखेंगे, +1 -1 में ज्यादा पोटेंशियल होगा या +5 -5 में ज्यादा पोटेंशियल होगा? बताओ विच वन विल हैव हायर पोटेंशियल, +1 -1 या +5 -5? सेकंड वन, वेरी नाइस, सबने करेक्ट आंसर दिया है, सेकंड वन। तो सेकंड वन विल हैव हायर पोटेंशियल, सेकंड वन विल हैव हायर पोटेंशियल, तो एवरीवन इज करेक्ट हो भैया। अब मुझे बताओ कम डिस्टेंस पे ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की ज्यादा पोटेंशियल रखेंगे या बड़े डिस्टेंस पे ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की ज्यादा पोटेंशियल रखेंगे? वेयर विल दे हैव हायर पोटेंशियल? कम डिस्टेंस, बराबर है ना? ओके वेरी नाइस। तो मुझे बताओ कूलम्ब लॉ और पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा कुछ डिफरेंट डिफरेंट है क्या? कूलम्ब लॉ और पोटेंशियल एनर्जी, इनमें ज्यादा कुछ डिफरेंस आने वाला है क्या? बिल्कुल नहीं, एक छोटा सा डिफरेंस है, बाकी सब सेम टू सेम है। potential energy is directly proportional to q1 and q2, and potential energy is inversely proportional to radius। ठीक है, तो यही सिर्फ डिफरेंस है कि यहाँ पे पहले हम लोगों ने आर स्क्वायर लिखा था, कहा कब? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के टाइम पे, एंड अभी सिर्फ आर रहने वाले हैं। ठीक है, तो फाइनली व्हाट वी कैन राइट, पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2 अपॉन आर, एंड प्रपोर्शनलिटी निकालने के लिए हम लोगों ने जो ऊपर कांस्टेंट लिखा था वही यूज करने वाले हैं, Q1 Q2, सॉरी K। प्रपोर्शनलिटी निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे कांस्टेंट K, Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। गाइस ये फॉर्मूलाज के ऊपर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले क्या? बिल्कुल नहीं, ये जो मैं तुम लोगों को फॉर्मूलाज लिखा के दे रहा हूँ ये हम लोगों को सिर्फ एक छोटे से डेरिवेशन में काम आने वाला है, बट तभी तुम लोगों को कुछ नया ना लगे इसलिए मैं पहले से इंट्रोड्यूस करके रख रहा हूँ। ये क्वेश्चंस मतलब इस फॉर्मूला से तुम लोग क्वेश्चंस कहाँ पे यूज करोगे, क्वेश्चंस कहाँ पे सॉल्व करोगे? फिजिक्स में। ठीक है, केमिस्ट्री में हम लोगों को एक छोटे से डेरिवेशन के लिए काम आने वाला है। यहाँ पे स्क्वायर क्यों नहीं आता? तो दिस इज द लॉ। ठीक है, ये नेचर में ऐसे ही होता है, तो हम लोग इसे ऐसे ही लिखते हैं। इसके पास मतलब यहाँ पे स्क्वायर क्यों नहीं आता, इसका कोई रीजन नहीं हम लोगों के पास, ऐसा होता है हम लोग लिखते हैं। ओके, तो चलो आगे बढ़े। एक लास्ट चीज, अब देखो हम लोगों ने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखा, हम लोगों ने काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी देखी, अब एक लास्ट चीज बच गई जो मैंने गलती से बोल भी दी। कौन सी चीज बच गई? कौन सी चीज बच गई?
काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी देखा, फोर्स देखा, अब बचा काइनेटिक एनर्जी। अब मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी के केस में मेरे पास यहाँ पे हाथ में एक छोटा सा चार्ज पार्टिकल है। अब मुझे बताओ ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे शांति से बैठा है, दिख रहा है एकदम अच्छे से शांत से बैठा है। डज इट हैव काइनेटिक एनर्जी? डज इट हैव काइनेटिक एनर्जी? इसके पास काइनेटिक एनर्जी है क्या? नहीं है ना। देखो अच्छे से दिख रहा है, एकदम शांति से बैठा है, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है। ये ऐसे ही शांति से सुकून से यहाँ पे बैठा है। जब तक मैं इसे कुछ ना कुछ उंगली ना करूं, जब तक मैं इसे सामने से कुछ उंगली ना करूं, मतलब इसके ऊपर कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना लगा दूं, या फिर इसके बाजू में कुछ पॉजिटिव चार्ज ना लगा दूं, तो ये ऐसे भागेगा। तब तक यहाँ पे कुछ होने वाला है क्या? देखो ये यहाँ पे था, इसके बाजू में मैंने एक पॉजिटिव चार्ज अटैच कर दिया, पॉजिटिव चार्ज आया तो झुक, ये चिपक जाएगा। बट जब तक ये यहाँ पे है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या, या फिर इसमें काइनेटिक एनर्जी है क्या? अभी नहीं है। बट अगर मैंने बाजू में पॉजिटिव चार्ज लाया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो झुक, ये भागना स्टार्ट हो जाएगा, पॉजिटिव की चार्ज की तरफ ये बढ़ना स्टार्ट होगा। और जैसे ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ गया, इसमें एक्सलरेशन आ गया। इसमें जैसे ही एक्सलरेशन आया, डज इट हैव नाउ काइनेटिक एनर्जी? डज इट कैरी काइनेटिक एनर्जी नाउ? तो यस, इट डज हैव काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कब आएगी गाइस? आई एम गेटिंग अ कॉल, जस्ट अ मिनट। ये 5 मिनट का एक ब्रेक है, ऐसे समझ लो।
ओके गाइस, चलो कंटिन्यू करते हैं ना। नेक्स्ट। ब्रेक मैंने तुम लोगों को छोटा सा ब्रेक दिया था 5 मिनट का। 9:30, 9 लिखा था मैंने गलती से। 11:39 तक ब्रेक था एक्चुअली। मैंने वो 9 लिख दिया था, इट्स फाइन। ओके, वेयर आई वाज। गाइस, तुम लोगों को मेरा वीडियो क्यों नहीं दिख रहा है? मतलब इवन आई एम लॉग्ड इन फ्रॉम मोबाइल, ठीक है, मैं मोबाइल से ही यूज कर रहा हूँ, मुझे मेरा खुद का वीडियो दिख रहा है एक्चुअली। ऐसा नहीं होना चाहिए, देखो एक बार क्या प्रॉब्लम आ रही है। ओके, नहीं, मोबाइल, जो लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं उनको नहीं दिख रहा है, ऐसे बोल रहे हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 7, सेवेंथ पॉइंट। ठीक है, अब सेवेंथ पॉइंट इज देयर काइनेटिक एनर्जी। हम लोग काइनेटिक एनर्जी के पॉइंट पे थे। ठीक है, अब देखो काइनेटिक एनर्जी के टाइम पे क्या होता है। तुम लोगों के पास अगर एक चार्ज है, तुम लोगों के पास एक चार्ज है, तो इस चार्ज को तुम लोग एक्सप्लोरेट करने वाले हैं। ठीक है, क्या करने वाले हो? एक्सप्लोरेट करने वाले हो। एक्सप्लोरेट करते वक्त वी आर गोइंग टू यूज सम बैटरी। ठीक है, एंड बैटरी इज नाउ कनेक्टेड टू टू इलेक्ट्रोड्स। दो इलेक्ट्रोड्स को बैटरी हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक चार्ज है। ठीक है, इस चार्ज के ऊपर मतलब इस चार्ज के पास -1 ई का चार्ज है। ठीक है, इस पॉइंट चार्ज के ऊपर -1 ई का चार्ज है। एंड मैंने यहाँ पे बैटरी अटैच कर दी। मैंने यहाँ पे क्या अटैच कर दिया है? बैटरी। ठीक है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे अटैच हो गया और पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे अटैच हो गया। बैटरी इज ऑफ 10, बैटरी इज ऑफ 1 वोल्ट। अब मुझे बताओ, ये चार्ज कौन से डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा? पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में या नेगेटिव चार्ज के डायरेक्शन में? ये चार्ज किस तरफ मूव करेगा? ये चार्ज किस तरफ मूव करेगा? पॉजिटिव की तरफ। अब मुझे बताओ, जिस टाइम पे ये मूव करना स्टार्ट होगा, दिस चार्ज विल गेन सम एक्सेलरेशन। दिस चार्ज विल गेन सम एक्सेलरेशन, एंड बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन मूविंग बॉडी विल हैव नाउ काइनेटिक एनर्जी। गाइस, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो राइट नाउ दिस चार्ज हैज सम एक्सेलरेशन एंड बिकॉज ऑफ विच इट हैज सम काइनेटिक एनर्जी। अब मुझे बताओ, मैं -1 यूज करने के बदले, ओम करेक्ट बोल रहे हो आप, वेरी नाइस। -1 यूज करने के बदले अगर मैं -5 ई यूज करूं, तो मुझे बताओ किस जगह पे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी? किस जगह पे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, -1 में या -5 में? वेरी नाइस, सेकंड वाले में -5 में सबने करेक्ट आंसर दिया है। -5 वाले में ज्यादा काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो याद रखो, केमिस्ट्री में हम लोग काइनेटिक एनर्जी को सिर्फ एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में हम लोग काइनेटिक एनर्जी को सिर्फ एनर्जी बोलेंगे। एंड एनर्जी डिपेंड्स ऑन चार्ज। एनर्जी विल डिपेंड ऑन चार्ज। अब मुझे बताओ, 1 वोल्ट के बदले अगर मैं 10 वोल्ट की बैटरी ऐड कर दूं, तुम लोगों ने गेम खेलते वक्त देखा होगा, अगर तुम लोग के पास एक रिमोट कंट्रोल्ड कार है और उसमें तुम लोग 1.5 वोल्ट की बैटरी ऐड कर रहे हो और उसी बदले 9 वोल्ट की बैटरी ऐड कर रहे हो, किस जगह पे कार ज्यादा फास्ट भागेगी? किस जगह पे कार ज्यादा फास्ट भागेगी? 1.5 वोल्ट पे या 9 वोल्ट पे? तो डेफिनेटली बचपन में खेला होगा 9 वोल्ट पे। तो सिमिलरली मुझे बताओ, अभी कार के बदले अपने पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन या फिर ये चार्ज है, किस बैटरी के साथ चार्ज ज्यादा फास्ट भागेगा, 1 वोल्ट या 10 वोल्ट? किस बैटरी के साथ चार्ज ज्यादा फास्ट भागेगा, 1 वोल्ट या 10 वोल्ट? वेरी नाइस, 10 वोल्ट के केस में वो ज्यादा फास्ट भागेगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन चार्ज एंड वोल्ट। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू वोल्ट। गाइस, इज इट क्लियर? गाइस, इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। तो चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। लेट्स टेक अ क्वेश्चन नाउ। कैलकुलेट, कैलकुलेट, कैलकुलेट एनर्जी गेन, एनर्जी गेन when a particle of 1 e charge, of 1 e charge is accelerated, accelerated by 1 वोल्ट। ठीक है, 1 वोल्ट से अगर हम लोग एक 1 ई के चार्ज के पार्टिकल को
एक्सेलरेट कर रहे हैं तो कितना वोल्टेज मिलेगा, ये तुम लोगों को फाइंड आउट करना है। करो, चलो बताओ। और तुम लोगों को मुझे प्रॉपर यूनिट के साथ देना है, तुम लोगों को मुझे प्रॉपर यूनिट के साथ देना है। मैंने तुम लोगों को क्वेश्चन प्रॉपर यूनिट के साथ दिया है ना, तो तुम लोगों को मुझे आंसर भी प्रॉपर यूनिट के साथ ही देना है। देखते हैं किसका आंसर करेक्ट आता है, किसको यूनिट्स प्रॉपरली असाइन करने आते हैं, देखते हैं। बताओ बताओ, करो करेक्ट आंसर, बताओ क्या आना चाहिए। अभी तक किसी का भी करेक्ट आंसर नहीं आया है। ओके, कुछ लोग अच्छा ट्राई मार रहे हैं बट करेक्ट आंसर नहीं दे पा रहे हो, अभी भी नहीं दे पा रहे हो। ओके, चलो मैं ही बता देता हूँ। सब लोगों का आंसर वन आया, इतना तो करेक्ट है, ठीक है। अब एनर्जी का फॉर्मूला तुम लोगों की आंखों के सामने है। तुम लोगों को मैंने क्या दिया है, चार्ज। चार्ज पहले से मैंने देके रखा है, एंड चार्ज मैंने तुम लोगों को देके रखा है 1E, ठीक है। कितना दिया है, 1E। और तुम लोगों को वोल्टेज भी मैंने देके रखा है, वोल्टेज कितना देके रखा है, 1 वोल्ट, ठीक है। अब फॉर्मूला में वैसे के वैसे तुम लोग पुट करो। देखो अगर हम लोगों को यूनिट पता नहीं रहेंगे ना, तो वैल्यूज फॉर्मूला में वैसे के वैसे पुट किया करो। तीसरा करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। क्यू इंटू वी फॉर्मूला है, तो क्यू की वैल्यू है 1E, इंटू वोल्ट की वैल्यू है 1 वोल्ट। तो आंसर कितना आएगा, ओम करेक्ट बोल रहे हो अभी, आंसर आएगा 1 EV। गाइस, समझ में आ रहा है यूनिट कैसे निकालता है। अगर हम लोगों को एग्जाम में यूनिट पता नहीं है ना, तो जिन चीजों का यूनिट पता है वो लिखना स्टार्ट करो, फाइनल यूनिट अपने आप पता चल जाएगा। एंड ईवी इज कॉल्ड एज, ईवी इज कॉल्ड एज, ये इलेक्ट एनर्जी का सबसे छोटा यूनिट है। ईवी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है गाइस। एनी डाउट? जूल्स पे आ रहे, शांति रखो, चिल। हम लोग हर एक चीज कवर करेंगे, हर एक चीज हम लोग कवर करेंगे, डोंट वरी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में वही देने वाला हूँ, ठीक है। अभी हम लोग जूल्स पे भी आएंगे, एनर्जी का यूनिट जूल्स रहता है, वहां पे ही आने वाले हैं। ओके, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कन्वर्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्वेश्चन, कन्वर्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू जूल, ठीक है। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को तुम लोगों को जूल्स में कन्वर्ट करना है, तो देखो। ओके गाइस, पहले ये देख लो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तुम लोगों को लिखने के लिए मैं टाइम दे दूंगा 1 मिनट का, ठीक है। अब हम लोगों को 1E कितना रहता है वो पता है। 1E कितना रहता है बताओ, 1E मीन्स हाउ मच, 1E मीन्स हाउ मच, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देखो तुम लोगों को जूल्स चाहिए, एंड जूल्स इज अ एसआई यूनिट। जूल्स कौन सा यूनिट आ जाता है, ये एसआई यूनिट आ जाता है। तो तुम लोगों को बाकी के भी सारे यूनिट एसआई में ही रखने हैं, ठीक है। मतलब कूलम्स, एसआई यूनिट यूज करना पड़ेगा, कूलम्स, ठीक है। अब वोल्ट, 1 वोल्ट, ये वोल्ट तो पहले से एसआई यूनिट में ही है, तो तुम लोगों ने दोनों एसआई यूनिट यूज किए। तो अभी तुम लोगों को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को एसआई में कन्वर्ट करना है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1E मतलब कितना, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ई को अभी मैंने कन्वर्ट कर दिया सी में, ई इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को मैंने कूलम्स में कन्वर्ट कर दिया। एंड वोल्ट तो वोल्ट में ही रहने वाला है, वोल्ट पहले से एसआई में था। तो अब 1 कूलम वोल्ट, ये कूलम इंटू वोल्ट जो रहता है उसे हम लोग बोलते हैं जूल्स, याद रखना। कूलम इंटू वोल्ट जो रहता है उसे हम लोग बोलते हैं जूल्स, कूलम वोल्ट उसे हम लोग बोलते हैं जूल्स। याद रह जाएगा ना इतना, ठीक है गाइस। अब अगेन मोल कंसेप्ट के साथ कंबाइन करके क्वेश्चन आने वाला है, रेडी हो? ओके हाँ, जिन लोगों का लिखना बाकी है पहले लिख दो, एंड फिर हम लोग मोल कंसेप्ट के साथ एक कंबाइन करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मोल कंसेप्ट के साथ एक कंबाइन करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लिख दो इसे, जस्ट राइट इट डाउन। और जूम आउट करूं, अरे बाप रे, इससे ज्यादा लिख दो। गैस तुम लोगों को अगर बीच के कोई पॉइंट्स लिखने बाकी रहते रहेंगे ना, तो प्लीज डोंट वरी, मैं तुम लोगों को बाद में जो फाइल सेंड करूंगा उसमें तुम लोगों को मिल ही जाएगा। ओके,
लैपटॉप स्विच ऑफ हो गया था, नो प्रॉब्लम। देखो 2 घंटे के लेक्चर की कैपेसिटी बना लेना, ठीक है, 2 घंटे के लेक्चर की कैपेसिटी डेवलप कर लो। चलो गाइज एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, मतलब लास्ट नहीं बोल सकते, बट एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट एनर्जी गेन्ड when 1 mole of 1 e charged particles are accelerated by 1 volt in joules। तुम लोगों को जूल्स में ये कार्य कैलकुलेट करना है, ठीक है। तुम लोगों को पीडीएफ एडमिन्स सेंड कर देंगे ग्रुप्स के ऊपर, तो मैं खुद एक ग्रुप बना लूंगा हम लोगों का, जहाँ पे मैं ये डायरेक्ट अपलोड कर पाऊँ। बट अभी के लिए तुम लोगों को एडमिन सेंड कर देंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, तुम लोगों को पीडीएफ डेफिनेटली मिल जाएगी। अब एक मोल पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से एक्सप्रेट हो रहे हैं 1 वोल्ट के से थ्रू। वेरी नाइस अभिजीत, करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस, बहुत फास्ट आंसर था, बहुत प्रॉम्प्ट आंसर था। ओके गाइस, अभी बताओ बाकी के लोग आंसर बताओ। जब हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन यूज किया था, मतलब एक पार्टिकल यूज किया था, एक पार्टिकल था, 1 e का एक सिंगल पार्टिकल था, तो तुम लोगों को जूल्स में कितने आंसर आए थे? तब तुम लोगों को 1.6 इंटू 10⁻19 आए थे। तीशा वेरी नाइस, करेक्ट आंसर है। अब तुम लोगों को एक मोल के लिए निकालना है, बताओ। एक पार्टिकल, मैं हिंट दे रहा हूं, एक पार्टिकल जब था तो 1.6 इंटू 10⁻19 जूल्स थे। अब मुझे बताओ एक मोल पार्टिकल, श्रेष करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, विशाल करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। अगर तुम लोगों को याद होगा तो चैप्टर के बिगिनिंग में मैंने ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन लिया था। ओके विशाल, थोड़ा सा मिस्टेक है बट करेक्ट है, नो प्रॉब्लम। ओके ओम, बहुत यूनिक आंसर है, करेक्ट है, मैं इसको रॉन्ग नहीं बोल सकता, बट मुझे जूल्स में आंसर चाहिए, आप यूनिट ऐसे चेंज मत करो। उन्नति करेक्ट आंसर है, महक करेक्ट आंसर है, मयूर करेक्ट आंसर है। चलो गाइस, तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे टाइम पे, वी जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई देम, वी जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई देम, तो आंसर आएगा 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू, इसका यूनिट क्या था, यूनिट हम लोगों को चाहिए ना, तो जूल्स इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल, इसका यूनिट याद है ना, नंबर ऑफ मोल्स, एवोगैड्रोस नंबर का यूनिट रहता है पर मोल, एक मोल में इतने एटम्स, ठीक है। तो तुम लोगों को आंसर क्या आएगा, 1.6 इंटू 6.022, इसका आंसर आता है 9.6352। हम लोगों ने पहले भी कैलकुलेट किया है, इंटू 10⁻4 जूल पर मोल। इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को आंसर आएगा 96352 इंटू, इंटू नहीं आएगा, जूल पर मोल, जिसे हम लोग अप्रोक्सीमेटली लिखते हैं किलो जूल पर मोल, ठीक है गाइस। ओके गाइस, एक और क्वेश्चन करने की ताकत है क्या, ये तुम लोगों को मिल गए यूनिट कन्वर्जन, ये तुम लोगों को मिल गए यूनिट कन्वर्जन। वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? यहाँ पे एक्चुअली बारिश थोड़ी फास्ट हो गई है, तुम लोगों को यूनिट कन्वर्जन मिल गए, ये लिख दो जरा, यूनिट कन्वर्जन, व्हाट आर द यूनिट कन्वर्जन, ठीक है, व्हाट आर द यूनिट कन्वर्जन, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, ये पहला यूनिट कन्वर्जन। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर तुम लोगों को एक मोल में कन्वर्ट करना है तो वी गेट 96 किलो जूल पर मोल, ये सेकंड यूनिट कन्वर्जन। याद रखो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, और हम लोगों को एंट्रेंस एग्जाम में अप्रोक्सीमेट आंसर ही निकालने हैं, एंट्रेंस एग्जाम में हम लोगों को अप्रोक्सीमेट आंसर ही निकालने हैं, ठीक है। तो गाइस और एक क्वेश्चन करने की स्ट्रेंथ है, और एक क्वेश्चन करने की स्ट्रेंथ बाकी है क्या, छोटा सा क्वेश्चन जो हम लोगों ने ऊपर अभी क्वेश्चन किए वैसे ही टाइप के। ओके
चलो बहुत लोगों के ज्यादा आंसर यस आए हैं, तो जिन लोगों का नो आंसर आया है प्लीज थोड़ा सा बेयर कर लो, थोड़ा सा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे एंड देन यू गाइस कैन रेस्ट। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट एनर्जी गेन्ड, कैलकुलेट एनर्जी गेन्ड व्हेन अ पार्टिकल, श्योर अक्षत कर देंगे वो भी, व्हेन अ पार्टिकल, व्हेन अ पार्टिकल is particle of 5e charge, 5e charge is accelerated, accelerated by 2 volts in, पहले तुम लोगों को कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, बाद में तुम लोगों को कैलकुलेट करना है जूल्स में, और उसके बाद तुम लोगों को कैलकुलेट करना है किलो जूल पर मोल में। अब देखो यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट हो, हर एक का आंसर मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो आना ही चाहिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना तो सबसे इजी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना तो सबसे इजी है। एटलीस्ट तुम लोगों को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने आंसर आना ही चाहिए। एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? एनर्जी इज इक्वल्स टू Q इंटू वी, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, तो बहुत लोगों के आंसर आ रहे हैं, सबके आंसर करेक्ट आ रहे हैं। अभी तक नहीं नहीं बोल के 4 से 5 लोगों के ही आंसर आए हैं, बाकी के ओके। अभी बहुत लोगों के आंसर आ गए, नहीं नहीं बोल के 10 लोग हो गए। चलो गाइज, मुझे सबके आंसर चाहिए, सबके आंसर यहाँ पे आने चाहिए। मिनिमम 30 आंसर जब तक नहीं आते मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मिनिमम 30 आंसर, सबके आंसर यहाँ पे आने चाहिए। क्यू इंटू वी इजिली कर सकते हो तुम लोग। क्यू देखो क्या है, वी देखो क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मुझे आंसर चाहिए। ओके, वेरी नाइस, ऑलमोस्ट बहुत लोगों के आंसर आ गए हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 100% हो गए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, ऑलमोस्ट 100% हो गया। ओके, तो तुम लोगों को ईवी में आंसर निकालना आना ही चाहिए। ईवी में क्या आंसर आएगा? देखो, एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहता है? एनर्जी इज इक्वल्स टू चार्ज इंटू वोल्टेज। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू है 5e इंटू वोल्टेज की वैल्यू है 2 वोल्ट, तो तुम लोगों को आंसर मिल जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। गायत्री करेक्ट आंसर था आपका, वेरी नाइस। तो अब देखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को तुम लोगों को जूल्स में कन्वर्ट करना है, कैसे हो जाएगा? 10 इंटू 1.6 इंटू 10 रेस टू माइनस 19, 10 रेस टू माइनस 19 जूल्स। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर 1.6 इंटू 10 रेस टू माइनस 19 है, तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने हो जाएंगे? मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 इंटू 1.6 हो जाएगा 16, या फिर 10 और -19 को मल्टीप्लाई करोगे तो -18। तो आंसर ये लिख सकते हो, 1.6 इंटू 10 रेस टू माइनस 18 जूल्स। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स 96 किलो जूल पर मोल। अगर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 96 है, तो 10 का कितना हो जाएगा? चैतन्य करेक्ट बोल रहे हो। एक अगर 96 है तो 10 का कितना हो जाएगा? प्रणव करेक्ट बोल रहे हो। तो 10 इंटू 96 किलो जूल पर मोल, एंड आंसर इज 960 किलो जूल पर मोल। ठीक है गाइस, तो दिस इज द आंसर, एंड चलो नाउ यू गाइस कैन रेस्ट। तो टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। ठीक है, जिस किसी का लिखना बाकी था, ये डायग्राम बनानी थी किसी को, तो डायग्राम बना लो। एंड बाय एवरीवन, बाय गाइस, बाय। नेक्स्ट लेक्चर में एक छोटी सी टेस्ट होगी, याद रखना, प्रिपेयर्ड रहना। बाय बाय, बाय एवरीवन।